हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी प्राइम। आज हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। लेकिन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये आपका जान लेना जरूरी है कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, अलग अलग टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जो कि ईएससी एंड गेट सिलेबस दोनों को इंक्लूड करते हुए चैप्टर्स हैं। मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। सिलेबस चैप्टर 1, हाईवे प्लानिंग, इसी को हाईवे इंट्रोडक्शन कह लो आप। दूसरा है ज्योमेट्रिक डिजाइन, तीसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फोर्थ वन इज पेवमेंट डिजाइन, एंड फिफ्थ वन, अब जो पांचवा चैप्टर है ना, वो काफ़ी सारे चैप्टर्स का एक मैं चैप्टर बना दिया हूँ, जिसमें हाईवे मटेरियल भी है, हाईवे कंस्ट्रक्शन भी है, उसके अलावा जो फेलियर्स हैं, डिस्ट्रेस हैं वो भी हैं, उसके अलावा कुछ हिली एरियाज के पार्ट है वो भी हैं। सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज हाईवे मटेरियल, हाईवे मटेरियल मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। तो सब मिलाकर देखो 5 चैप्टर्स हैं। वी हैव फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। ये 5 चैप्टर में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो ईएससी और गेट में आती हैं। अब यहां से ये 5 चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में हम लोग कवर करते जाएंगे क्लास में भी। अगर आप ईएससी की बात करो ना, तो ये 5 चैप्टर से यूनिफॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ईएससी में आपको क्वेश्चंस यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से सभी जगहों से दिखाई दे देंगे। लेकिन अगर आप गेट की बात करोगे तो गेट में क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस लॉजिकल बनते हैं, और वो लॉजिकल क्वेश्चंस का एरिया जो होता है वो होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि हाईवे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं गेट में, उसमें 50% ऑफ द क्वेश्चंस गेट के अंदर सिर्फ ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ईएससी के लिए और गेट के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चंस हर एक एरिया से बनते हैं, लेकिन मैंने बोला ईएससी में सब जगह से यूनिफॉर्मली क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन गेट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। तो बहुत ध्यान समझना है। इस सब्जेक्ट के अंदर काफी सारी टेक्निकलिटी है, काफी सारी चीजें ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजें आसान भी है समझ लेना, कुछ चीजें में आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, सब कुछ है यहाँ पे जो हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ सीक्वेंस, कुछ स्ट्रैटेजी आपको बोलता हूं जो आपको कवर करना चाहिए। पहले आप इस सिलेबस को लिख लीजिए। जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तो हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखते चले जाना है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में आपको दिखा दिया ऑलरेडी। अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है और क्या क्या वेटेज है, तो मैं 2 चीजें बोलता हूं। सबसे पहले वेटेज देखते हैं क्या है, दोनों समझ लो। अगर ईएससी की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको मालूम तो है कि ईएससी में 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। पहली होती है प्री और फिर होती है मेंस। प्री में आपको क्वेश्चंस का नंबरिंग लगभग 7-8 क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे। ठीक है, और मेंस में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं वेटेज बोलूं मार्क्स के टर्म्स में, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए बोल जाओ, सिर्फ मार्क्स, अपने काम की चीज मार्क्स है। ठीक है, तो मार्क्स अगर देखें तो इसमें जो मार्क्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स। प्री में 14 मार्क्स, और जो मेंस में आती है अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स। आप खुद ही देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। ठीक है, प्री में 14 मार्क्स कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली, और मेंस में कवर करता है 65 मार्क्स। और इसी को अगर आप गेट में बोलो, सो गेट, हालांकि आपको मालूम है कि इस साल पैटर्न चेंज हुआ है तब भी, लेकिन हाईवे का जो वेटेज है वो एक ट्रेंड रहा है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है। मतलब कि गेट में जो हाईवे का कंसर्न है वो हमेशा अपने पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा रही है या फिर बराबर रही है, और वो बढ़ते 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 पिछले 5 सालों का अगर एनालिसिस करोगे आप, तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखाई देगा। पहले 5-6 मार्क्स के आते थे, फिर 8 मार्क्स के आने लग गए, फिर 11 मार्क्स के आने लग गए। तो आप अप्रॉक्सीमेटली जो अभी का ट्रेंड है उसमें यू विल गेट द मार्क्स इन हाईवे इंजीनियरिंग अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्क्स।
ठीक है, ये इसका वेटेज है। आप देख लो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वेटेज अब आप खुद ही देखो कि आपको जब तैयारी करनी होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तैयारी करने में ये सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब अगर आप मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालाइज करोगे सब्जेक्ट को तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको इफेक्टिवली बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर कैसे करेंगे। तो कवर करने का भी एक तरीका होता है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे। आई विल शो यू। जो हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ना, बेसिकली आप तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ चीज़ें बोलूंगा जो आप सभी को फॉलो कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये फॉलो कर लेना जरूरी है कि भाई जो चीज़ें मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को बहुत डीप से, बहुत उतना ही डेप्थ से समझो जितने डेप्थ से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला, उस हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप करते चले जाना है। ठीक है, तो थियोरेटिकल कंसर्न आप समझोगे तभी आप न्यूमेरिकल कंसर्न पे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो थियोरेटिकल कंसर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना। मेरा अजम्पशन ये है आपको पढ़ाने के लिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग। ये मेरा अजम्पशन है। इस अजम्पशन के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अजम्पशन ले रखा है ऐसा। मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेवल बढ़ाता जाऊंगा, फिर डेरिवेशन तक आऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज को फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या करें, दो तरह के नोटबुक बना लें आप। एक नोट बनाओ, ठीक है, जो ये इसके अंदर आपको हर एक चीज लिखना है कि थियोरी वाला पार्ट भी लिख लो। ठीक है, उसके अलावा थ्योरी से रिलेट करता हुआ ट्रिक्स, जो भी मैं बोलूंगा वो भी लिख लो, ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। ठीक है, कहां कहां पे चेंजेस करोगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे ट्रिक्स एंड लॉजिक जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो वो भी आपको साथ में कवर करते चलना है। और उसके बाद प्रॉब्लम्स, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा क्लास में वो हर एक चीज आप नोट में रख लीजिए, क्योंकि आप अभी तो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन आपको एग्जामिनेशन तक में कई बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो रिवीजन करोगे कहां से, तो वो उसके लिए आपको नोट बनाना पड़ता है। तो वो नोट आप यहां से बना लेंगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको वीडियो पॉज करना है, अपने कंफर्ट के हिसाब से पॉज करना, उसको लिख लेना, फिर पॉज करना, लिख लेना, इस तरीके से कंप्लीट करो। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है मेरा जो मैं आपसे चाहता हूं, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, मैं चाहता हूं, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप सॉल्व कर लें। तो आप क्या करें, एक अलग से रफ नोट रखो या फिर कुछ पेजेस रख लो, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप जो भी मैं बोलूंगा क्वेश्चंस वो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो होगा क्या, ऐसा करने से क्या फायदा हो गया आपको, कि जैसे मान लो कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, डीप थ्योरी पढ़ा दिया, सारा ट्रिक्स एंड लॉजिक बता दिया, तो अब तो आप एबल हो ना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सॉल्व कर लें। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपने आंसर निकाल लिया, या फिर हो सकता है कहीं पे आप फंस गए, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरीके से आपने सब्जेक्ट को समझा होगा, टॉपिक को समझा होगा, उस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आप जब वीडियो प्ले करोगे हमारा, तो मैं भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूंगा। तो उससे आइडिया आपको ये लग जाए कि अगर आपने अपने सॉल्यूशन में कहीं पे कोई मिस्टेक किया तो वो वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ लर्निंग। जब आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, टॉपिक को सीख रहे हैं, ठीक उसी टाइम पे आप उसे रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। ये इसका फायदा है। तो हमेशा इसी ट्रेंड को फॉलो करना। मैं बार बार आपको बोलूंगा कि पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, तो उस समय आपको पॉज करके सॉल्व कर लेना है। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं ना, तो रेफरेंस क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ रेफरेंस एज वर्कबुक। सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है और इसका पीडीएफ आपको मिल गया होगा, तो आपके पास में वर्कबुक होगी। वर्कबुक आप ओपन करें, उसमें देखो कि कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको बनाने में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। तो उसके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप ज़रूर करें, और उसके बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे। ठीक है, चलो इस डिस्कशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दिया, और सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है ये भी बता दिया, पूरी स्ट्रैटेजी समझा दी। अब मैं सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि सिलेबस में मैंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में हम लोग इसे पूरा करेंगे। सो यू कैन सी दिस वन इज योर सिलेबस, हाईवे प्लानिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन, मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब यहां से वी विल स्टार्ट वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 व्हिच इज हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली हाईवे प्लानिंग भी है और डेवलपमेंट का भी पार्ट इसमें है। मैंने यहाँ पर नाम लिखा है हाईवे प्लानिंग, इसी को इंट्रोडक्शन नाम से भी कई बार बोलूँ तो समझ लेना।
ठीक है, तो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर विथ प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक चीज और कि इस हाईवे इंजीनियरिंग में ना कई सारे ऐसे थियोरेटिकल कंसर्न होंगे जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट है, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट है, इसमें भी पार्ट है, तो आपको थोड़े थोड़े कई कई से कंसर्न आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आप समझना, प्रेजेंटेशन को जब मैं दिखाऊंगा बहुत ध्यान से समझना, उसमें सारे डायग्राम पे ध्यान देना और जो लिखा हुआ होगा हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है, और पॉज करके हर एक पॉइंट को लिखते चले जाना है, ठीक है, उसको पॉज करके हर एक पॉइंट को लिखते चले जाना है। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहीं पे स्टॉप करता हूं इस डिस्कशन को, एंड वी विल स्टार्ट द सब्जेक्ट नाउ विद चैप्टर 1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, दैट इज हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करें, जो कि पहला चैप्टर है, सो इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे कंसर्न हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स किस तरीके से हुई वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड वाइड में डेवलपमेंट ऑफ रोड कैसे हुई है। जब ये मालूम चल जाएगा फिर आएंगे हम लोग अगले पार्ट में कि इंडिया में हाईवे की प्लानिंग कैसे की गई है, फिर इसके अलावा और भी क्या क्या टेक्निक है, पैटर्न क्या होते हैं, सर्वे कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हैं, बेसिक आइडियाज है सिर्फ इस चैप्टर में। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 से, व्हिच इज इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रोड की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ रोड में सब मिला के 4 अलग अलग डेवलपमेंट है जो मेजरली काउंट होते हैं। पहली होती है रोमन रोड, देखो नाम से भी क्लियर है, रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो रोड बनी थी दैट इज रोमन रोड। उसके बाद फ्रेंच रोड जिसको हम लोग ट्रेसेगवेट रोड भी कहते हैं, उसके बाद है टेलफोर्ड रोड, और उसके बाद है मैकाडम रोड। तो सब मिलाकर के 4 हमने बताया आपको, आप यहां पे देख लो अगर इसी के सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपने देखा रोमन रोड्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ो आगे, देखो फ्रेंच रोड, उसके बाद देखो टेलफोर्ड रोड, और उसके बाद देखो दिस मैकाडम रोड। और इसके बाद डेवलपमेंट हुआ सीवीआर का। तो सीवीआर का एक अलग कोई रोड टाइप नहीं होता, सीवीआर तो एक बस डिजाइन का टेक्निक है। तो आप सब मिला के 4 सीक्वेंस को याद रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रोड डेवलपमेंट। तो रोड डेवलपमेंट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर ढूंढोगे आप, तो सबसे पहले क्या है रोमन, फिर क्या है फ्रेंच, उसी को क्या बोला ट्रेसेगवेट, उसके बाद क्या है टेलफोर्ड, और उसके बाद क्या है मैकाडम। तो यही इसका ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो रोड बनी थी ना, आगे आते हैं इस पे, रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो रोड बनी थी उसके कुछ पॉइंट से अलग टाइप से रोड बनाई जाती है। जो आज की डेट में रोड बनती है ना और जो उस टाइम पे बनती थी उसमें काफी डिफरेंस थी। तो आप यही तो पढ़ रहे हो कि आज की डेट में जो रोड बनी है वो धीरे धीरे डेवलप होते होते इस तरीके से आई है। तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ रोड है, काउंटिंग हो रही है रोमन सिविलाइजेशन के टाइम से। तो रोमन टाइम पे रोड कैसे बन रही थी वो आप समझो एक छोटा सा आइडिया के साथ। जैसे मान लो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सॉफ्ट स्ट्रेटा का मतलब होता है सॉइल, समझ लो आप। तो करते क्या थे कि रोड बनाने के लिए पहले एक्सकेवेशन कर लेते थे। अब एक्सकेवेशन किया, व्हेन यू एक्सकेवेट द सॉइल, अब यहीं पे गड्ढा बन गई एक, ठीक है, एक्सकेवेशन करने से खाली जगह एक्सकेवेट कर दिया आपने। सो यू हैव द एक्सकेवेटेड एरिया जहां पे आपने एक्सकेवेट किया है, व्हाट यू डू, यू फिल द मटेरियल इनसाइड देन, ठीक है। अब इसी चीज को आप यहां पे देखो इस वाले डायग्राम के थ्रू, सो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आइडिया लगेगा। लुक एट दिस डायग्राम, ये है ग्राउंड, ये जो देख रहे हो दिस वन इज अ ग्राउंड, और इस ग्राउंड में सबसे पहले सॉफ्ट स्ट्रेटा को आपने हटा दिया, और हटाने के बाद कई सारे मटेरियल फिल किए। तो जो पहली मटेरियल फिल की गई है वो देखो लार्ज फाउंडेशन स्टोन है। आर यू एबल टू सी द लार्ज फाउंडेशन स्टोन एट द बॉटम। तो ये जो बॉटम पे मैं मार्किंग भी करता हूं, यहां पे नंबरिंग आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मार्क दिस, ये है फर्स्ट वन व्हिच इज द लार्ज फाउंडेशन स्टोन। उसके बाद आ जाओ, देखो ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, ये जो देख रहे हो ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई ना, ये है ब्रोकन स्टोन विथ लाइम विच इज द सेकंड वन, दिस इज ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, ठीक है। उससे ऊपर आओ तो ये देखो ये लाइम कॉन्क्रीट है, दिस रेड कलर, ये क्या है लाइम कॉन्क्रीट, थर्ड वन। एंड टॉप पे देखो लार्ज फाउंडेशन, देखिए लार्ज स्टोन, सॉरी लार्ज स्टोन। तो ये बॉटम पे क्या है लार्ज फाउंडेशन स्टोन, फिर क्या है ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, फिर क्या है लाइम कॉन्क्रीट, एंड फिर क्या है लार्ज स्टोन एट द टॉप। तो ये 4 लेयर्स हैं, लेकिन 4 के साथ साथ एक और चीज समझो, इसमें कर्व स्टोन भी लगाए गए हैं। अब कर्व स्टोन क्या होती है ना, पहले आप इस डायग्राम से देखो, फिर मैं आपको एक्चुअल आज के डेट में कैसे बनती है वो भी समझाऊंगा। ये जो देख रहे हो स्टोन, एक लैटरल डायरेक्शन में एक वर्टिकल स्टोन दिखाई दे रही है। ये होता क्या है, आप एक लैटरल स्टोन प्रोवाइड करते थे कब, रोमन के टाइम पे, ताकि पेवमेंट को सपोर्ट, लेटरल सपोर्ट मिलता रहे। तो ये जो स्टोन है इस तरीके से साइड में लगाई जा रही है, इसका नाम है कर्व स्टोन, यू कैन सी,
ठीक है। ये कर्व स्टोन आज भी लगते हैं, लेकिन वो प्री फैब्रिकेटेड, हम लोग बॉर्डर्स अब नहीं लगाते, अब हम लोग प्री फैब्रिकेट करके रोड के बगल में लगाते हैं। इट गिव्स अ लैटरल सपोर्ट टू द पेवमेंट, ठीक है। तो सब मिलाकर के यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आपको मिले कि ये है लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ये है ब्रोकन स्टोन विद लाइम, ये है लाइम कंक्रीट, और ये है लार्ज स्टोन एट द टॉप, और ये है कर्व स्टोन। आइडिया लग गया होगा आपको। इसी का अगर रियल डायग्राम दिखाऊं ना, तो रियल डायग्राम यू कैन सी फ्रॉम हियर। देखो रियल डायग्राम अगर मैं बोलूं तो रियल डायग्राम आप यहां पे देखो, लुक एट दिस, ये आपको आइडिया लग जाएगा यहां से। ये जो देख रहे हो आप नीचे, ये जो रोड, इसमें देखो जो टॉप पे जो लार्ज स्टोन लगी थी, वो लार्ज स्टोन लाइन के साथ सेट की हुई है रोड पे, कुछ ऐसा ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये हमारी रोड बन गई, ये हमारी रोमन सिविलाइजेशन के टाइम की रोड बनी हुई है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए रोमन को लेकर के, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, विल डिस्कस दैट। देखो रोमन रोड्स की बात करते हैं हम लोग, तो रोमन रोड्स में सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग द सॉफ्ट स्ट्रेटा, मतलब सॉइल को रिमूव करके बनाया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो लार्ज स्टोन्स एट द बॉटम, अब बॉटम पे लार्ज स्टोन लगाया था आपने, ठीक है। उसके बाद देखो नो क्रॉस स्लोप। अब ये वाली पॉइंट ना, ये दो पॉइंट को जरा ध्यान से समझो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। जरा देखो नो क्रॉस स्लोप और कैम्बर। कैम्बर होती क्या ना, बेसिकली आगे पढ़ना ज्योमेट्रिक डिजाइन में। यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी रोड बनाई जाती है ना, तो रोड को हमेशा स्लोपिंग बनाया जाता है। ऐसे होने से फायदा क्या होगा कि जब बारिश आएगी रोड पे, तो बारिश आने के बाद वाटर शुड नॉट रिटेन ऑन द सरफेस, सो वाटर ऑटोमेटिकली विल फ्लो डाउन लिटरली एंड इट विल गो इनटू द ड्रेनेज सिस्टम। जैसे सोचो कि ये अगर ऐसा रखें रोड को, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बारिश हुई और उसके बाद सरफेस पे पानी आएगी और वो फ्लो नहीं कर पाएगी लिटरली, तो होगा क्या, पानी अंदर चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और वहीं से रोड खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इससे बचने के लिए करते क्या है कि रोड में एक स्लोप लगाया करते हैं। आज के डेट में आप देखोगे रोड में एक हल्की सी स्लोप होती है, ताकि बारिश हो और पानी फ्लो करके साइड चली जाए, रोड पे ना रहे। अब पानी फ्लो करके साइड में भी कहां जाए, तो साइड में पानी को फ्लो करवाने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाती है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है यहां पे, देखो ना ही स्लोप है रोड में और ना ही ड्रेनेज सिस्टम है साइड में, ये दोनों ही मिसिंग है, ये इसका ड्रॉबैक था। अब इसी बात को देखो यहां पे हमने वो करके रखा हुआ है, नो क्रॉस स्लोप, मतलब कैम्बर नहीं था इसमें, और क्या, नो ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। अब देखो इसकी थिकनेस जो रखी गई थी वो थी 0.75 से 1.2 मीटर। तो यहां से अगर देखोगे आप, यहां से लेकर के यहां तक टोटल थिकनेस वो 0.75 से 1.2 मीटर तक है, ठीक है। और वियरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ द लार्ज स्टोन। अच्छा, वियरिंग कोर्स क्या होती है ना, आप पहले जान लो, हालांकि आप पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन जान लो वियरिंग कोर्स क्या होती है। किसी भी रोड में जो टॉप सरफेस होती है ना, जो कि लोड वेयर करती है, ठीक है, तो जिसपे ट्रैफिक की मूवमेंट होती है, वो जो हमारी टॉप लेयर होती है, वो हमारी वियरिंग सरफेस होती है। और वियरिंग सरफेस जो इस सिस्टम में बनाया गया था रोमन रोड्स में, वो स्टोन से बनाया गया। देखो वियरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ द लार्ज स्टोन विथ लाइम। तो ये जो देख रहे हो लार्ज स्टोन लाइम के साथ सेट की हुई है, ये हमारी वियरिंग कोर्स है। तो ये है रोमन सिविलाइजेशन के टाइम की रोड, इसको बोलते हैं रोमन रोड। अब इसी के कंटिन्यूएशन में, चूंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो जो सेकंड होगी वो इससे बेटर होगी, फिर आगे उससे भी बेटर, फिर आगे उससे बेटर, एंड सो ऑन। तो आप इससे पहले लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना इसे आप। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला है फ्रेंच रोड। फ्रेंच रोड को हम लोग ट्रेसेगोवेट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब फ्रेंच रोड में एक चीज पे बहुत ध्यान दिया गया है, और वो है कि देयर शुड बी अ स्लोप इन द रोड एंड देयर शुड बी अ ड्रेनेज सिस्टम आल्सो। ये दोनों चीज पे ध्यान दिया गया है। तीसरा एक और भी पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, और वो है इन सबग्रेड सॉइल मॉइस्चर की बात कही गई है इसके अंदर। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले एक बार इस डायग्राम को देखो, लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम। ये फ्रेंच, आप इसमें देखो पहले एक साइड ड्रेन बनी हुई है, साथ में एक स्लोप दिखाई दे रही है। तो ये स्लोप और साइड ड्रेन दोनों को समझो आप। अब जरा सोचो कि इस पे अगर बारिश हुई, सो वाटर, द मोमेंट वाटर विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रोड, सिंस देयर इज अ स्लोप, द वाटर विल फ्लो लैटरली and then it will come into the drainage system, right? So there are two different things you are able to see, that there is a cross slope and there is a drainage system, right? And we have again in a usi tarike se we have a curved stone and we have a different layers also. So we have a large foundation stone at the bottom and then we have a broken stone,
राइट। अब जैसा ये देख रहे हो ठीक इसी तरीके से you can now see the real road with a drainage system something like this। यहाँ देखो ये रियल रोड है ड्रेनेज सिस्टम के साथ, ठीक है। चलो नाउ वी हैव सम पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंच रोड के, वी विल डिस्कस वन बाय वन। देखो नाउ the main feature of this road is the thickness, it is in order of 30 centimeter। You can see the thickness of this road is in terms of 30 centimeter। Now आगे देखो large stones at bottom, इसमें भी large stones at bottom पे है, you can see, ठीक है। आगे देखो Trezeguet gave much importance to the drainage। अब याद करो पिछले वाले में ड्रेनेज की तो प्रॉब्लम हो रही थी रोमन वाले में, लेकिन यहाँ पे मच मोर इंपॉर्टेंस दिया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। आगे देखो साइड ड्रेन्स, अब यहाँ पे पहले में जो 2 हमने राउंड किया था और यहाँ जो 2 राउंड कर रहा हूँ, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये उसी दोनों का सोल्यूशन है। देखो Trezeguet मच इंपॉर्टेंस टू द ड्रेनेज एंड साइड ड्रेन्स वर प्रोवाइडेड, जो कि पहले वाले में मिसिंग थी। आगे देखो ड्यू कंसिडरेशन वाज टू द सबग्रेड मॉइस्चर, ये बात मैंने बताया आपको कि सबग्रेड में मॉइस्चर को भी कंसिडर किया गया था इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो फ्रेंच रोड बनाई गई थी। तो आपने रोमन समझा, फ्रेंच समझा, इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। अब देखो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट इज प्रोवाइडेड लेवल सबग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर, 9 मीटर के विड्थ में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। आगे देखो अ बाइंडिंग लेयर ऑफ द वियरिंग कोर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक वाज प्रोवाइडेड, 4 सेंटीमीटर थिक टेलफोर्ड में, एंड थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो बात हमने यहां पे बताया ना कि थिकनेस, ये समझाता हूं, ऐसे समझो। थिकनेस ऐसे समझो कि जैसे मान लो रोड जब बनाई गई थी ना उस समय, तो उसमें क्या थी कि ये है जैसे मान लो सबग्रेड, तो फाउंडेशन स्टोन्स ऐसे लगी हुई थी। आप देखो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, आपको देखो साइज बढ़ गई है यहाँ पे, है ना, और फिर से दूसरे साइज में फिर ये घटते हुए चली आई। आप देखो कि स्लोप को सपोर्ट करने के लिए जो रोड बन रही है वो स्लोपिंग बन रही है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली जो स्लोप बन रही है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ से लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को भी कुछ ऐसा स्लोप में रखा गया है, ठीक है। तो ये टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में द फाउंडेशन स्टोन्स हैड द स्टोन साइज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड, ये कुछ ऐसा और फिर ऐसा। आप जो डायग्राम देख रहे हो ये लेटरली है, ठीक है, और फिर अलग अलग लेयर्स हैं, इसके ऊपर लेयर्स हैं बने हुए। तो इसमें स्लोप भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, लेकिन स्लोपिंग के कारण जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन है उसकी साइज बढ़ते जा रही है सेंटर की तरफ। ये स्पेशलिटी थी टेलफोर्ड में। चलते हैं आगे, देखो यहां पे अब थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन, देखो थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स इंक्रीजेस टुवर्ड द सेंटर, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब देखो 3 हो चुका है 4 में से, एक आखिरी बचता है एंड दैट इज मेकाडैम कंस्ट्रक्शन। चलते हैं उस पे। देखो मेकाडैम में क्या है ना, पहले आप ये जान लो जो कि मेकाडैम नाम से कई सारी चीजें आपने सुना होगा, जैसे वाटर बाउंड मेकाडैम, वेट मिक्स मेकाडैम, बिटुमिनस मेकाडैम। ये मेकाडैम क्या है तो पहले आप ये जान लीजिए, इट इज दिस मेकाडैम टर्म इज बेसिकली द नेम ऑफ सर्वेयर। ये एक सर्वेयर थे लंदन में, इनका पूरा नाम है जॉन मेकाडैम। इन्होंने ये बताया डिजाइन में जो हम लोग लार्ज फाउंडेशन स्टोन बॉटम पे ले रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। That means John Macadam was the first person who suggested not to provide the large foundation stone to the bottom। इन्होंने बोला कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन की जरूरत है ही नहीं, तो डिजाइन से इसको फिर बाद में, इनके क्लेम को फिर बाद में माना गया और उसके बाद लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को हटा दिया गया, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो रोड बनने लगा उसमें इन्होंने स्ट्रेस इस पे दिया बेसिकली कि जो रोड बनती है वो एग्रीगेट के इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बननी चाहिए, और जो रोड हम लोग बनाते हैं एग्रीगेट के इंटरलॉकिंग सिस्टम पे, दैट इज नोन एज द मैकाडैम टेक्निक, ठीक है। और वही सिस्टम को प्रमोट करके इनका डिजाइन बनाया गया है। अब समझना जरा, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन विच इज मैकाडैम, John Macadam was the first person who suggested that large foundation stones are not at all required to be placed at the bottom layer। ये इन्होंने बोला था। आगे देखो, broken stones provided in layer for stability to support the animal drawn vehicle। broken stone animal drawn vehicle को support करने के लिए प्रोवाइड किया गया और इसी के साथ इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है। अब इसका अगर क्रॉस स्लोप देखो तो 1/36 और इसका यूनिफॉर्म थिकनेस देखो तो 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इनका डिजाइन दिखाता हूँ मैकाडैम में। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो मैकाडैम डिजाइन बोला है
वो कुछ इस तरीके से है। देखो आपको ये समझ में कि स्लोप है क्या, देखो क्रॉस स्लोप भी है, जिससे अगर बारिश होती है तो वो पानी यहाँ से फ्लो करके ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगी। उसके अलावा देखो कि इसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन है ही नहीं, लार्ज फाउंडेशन स्टोन नहीं है। अब इसमें अलग अलग मटेरियल है, और वही देखो बॉटम से सबसे बॉटम इन्होंने सबग्रेड को कंसीडर किया है, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड ऑफ स्लोप 1:36। आगे देखो इसके ऊपर आ जाओ तो ब्रोकन स्टोन, फिर उसके ऊपर आओ, फिर अलग टाइप का ब्रोकन स्टोन अलग अलग साइज में, और उसके बाद फिर सरफेस कोर्स ये जो बनाई गई है। और यहीं से कॉन्सेप्ट बढ़ता है, आगे जाता है, जिसको आप कहते हैं सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स। अगर आपसे पूछा जाना कि भाई हाउ मेनी लेयर्स डू यू नो इन पेवमेंट, तो जब हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते हैं ना तो उसमें 4 लेयर की काउंटिंग होती है। पहले होती है सबग्रेड, फिर होती है सब बेस, फिर होती है बेस, और फिर होती है सरफेस कोर्स। ये वही 4 लेयर्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आज के डेट में जो हम लोग 4 लेयर्स बनाते हैं, बस मटेरियल चेंज होती है, अलग अलग मटेरियल यूज होती है। क्या मटेरियल होती है और कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपको पेवमेंट कंस्ट्रक्शन आखिरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन आप अभी ये समझो कि जो पेवमेंट डिजाइन होती है आज की डेट में, वो बेसिकली 4 लेयर का फंक्शन है, सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स, जो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, ये सब एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां से देखो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, और जब इस टाइप की रोड बनती है ना, ठीक है, तो आपको टॉप से ऐसे दिखाई देगी। देखो थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखा रखा ऑलरेडी। ठीक है, इस टाइप की अगर आप जूम करोगे तो ये देखो एग्रीगेट बिटुमिन के साथ इंटरलॉक्ड है, इस तरीके से माइंडेड है। ठीक है, तो ये था मेकाडैम कंस्ट्रक्शन। इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैंने आपको बोला है सब कुछ पॉज करके लिखते चले जाना है। चलो नेक्स्ट, ये टॉपिक यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द रोड इज नाउ फिनिश्ड। लेकिन जब हम लोग ये जान चुके हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड रोड की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, ये तो आपको मिल चुका है आइडिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल सी द नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ इन इंडिया इट हैज प्लान्ड, मतलब कि इंडिया में जो रोड की प्लानिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो आप एक आइडिया समझो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइम थी, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश टाइम तो था ही यहाँ पे, उस टाइम पे प्लानिंग की जा रही थी कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना है, रोड नेटवर्क को स्ट्रांग करना है, रोड नेटवर्क बनाना है। आप सोचो कि उस समय ये बातें हो रही थी कि कंट्री में रोड थी ही नहीं, रोड बनाने की बात हो रही थी। तो रोड की पूरी प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक अथॉरिटी बनाया, एक अलग से बॉडी, एक विंग बनाई गई, जिसमें कई सारे मेंबर थे। उसमें से एक हेड मेंबर बनाया गया, उस हेड मेंबर का नाम था मिस्टर M.R. जायकर। ये नाम सुनते ही आपको बहुत सारी चीजें याद आ चुकी होंगी। वैसे आपने कॉलेज के टाइम पे भी जायकर नाम से पढ़ा होगा, जायकर कमेटी। ये ठीक उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं। आप ये समझो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट रोड नेटवर्क इन द कंट्री। पूरे कंट्री में रोड नेटवर्क होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा, डिसाइड किया। और डिसाइड करने के बाद एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी बनाई गई। सो the government that time, ठीक है, government has made one committee headed by Mr. M.R. Jaikar and that is why the name of the committee was Jaikar Committee। अब सोचो दो अलग अलग बॉडी है, एक है गवर्नमेंट एंड दूसरी है जायकर कमेटी। इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है। जायकर कमेटी बोलती है कि मुझे क्या क्या, मतलब कि क्या क्या रिकमेंडेशन करती है, कुछ कुछ रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को सुन करके उस पर कुछ एक्शन लेती है, और यही आपको जानना है। As a next slide you can see here, highway planning in India. You can see after First World War there was a rapid growth in the motor transport. So the government appointed a road development committee. Government appointed a road development committee headed by Mr. M.R. Jaikar. अब जरा सोचो, ये रोड डेवलपमेंट कमेटी का मतलब आप ऐसे समझो कि इट इज नॉट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इट इज बेसिकली द रोड प्लानिंग फॉर कंट्री। पूरे कंट्री में रोड प्लानिंग के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है, एक अपॉइंट किया एक कमेटी को, जिसके हेड मेंबर का नाम था मिस्टर M.R. जायकर, और इसीलिए उस कमेटी का नाम ही हो गया जायकर कमेटी। अब इसकी बात की कहानी मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो थोड़ा। देखो क्या है ना कि दो बॉडीज बन गई। अब एक तरफ समझो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ है जायकर कमेटी, ठीक है, जायकर कमेटी। अब दो अलग अलग बॉडीज हैं। अब इन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जायकर कमेटी को कि रोड डेवलपमेंट करना है। क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? रोड डेवलपमेंट, इंडिया में रोड डेवलपमेंट। जायकर कमेटी को अपॉइंट करके द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जायकर कमेटी एंड गिवन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द रोड इन आवर कंट्री।
ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, जायकर व्हेन जब इस कमिटी ने, जायकर कमिटी हैज एनालाइज्ड एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट ही हैज रेकमेंडेड समथिंग, एंड इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया, और वो रिकमेंडेशन क्या है वही चीज आपको समझना है कि जायकर कमिटी ने कुछ कुछ बोला गवर्नमेंट को कि यहां पे ऐसा चेंज करो, वहां पे ऐसा चेंज करो। तो कुछ कुछ रिकमेंडेशन है, जो रिकमेंडेशन की बात मैं कर रहा हूं ना, उसको आप एक कम्युनिकेशन की तरह समझो कि वन बॉडी इज गवर्नमेंट, अनदर बॉडी इज जायकर। जायकर कमिटी इज आस्किंग समथिंग टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल रिप्लाई ओवर इट। ठीक है, तो आपको यह जानना है कि व्हाट वाज द रिकमेंडेशन गिवन बाय द जायकर कमिटी एंड व्हाट वाज द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये दो चीजें समझना है। तो इस हर एक रिकमेंडेशन का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया, दिस वी आर गोइंग टू सी। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस ऑफ जायकर कमेटी जितनी भी आई, अब उसमें से सबसे पहला यह था कि रोड का डेवलपमेंट किसी लोकल अथॉरिटी के कैपेसिटी के बियॉन्ड हो चुकी थी, क्योंकि मोटर व्हीकल की नंबर्स बढ़ती जा रही थी कंट्री में। सो मोटर व्हीकल की नंबरिंग बढ़ने के कारण आपको रोड की जरूरत पड़ी, लेकिन रोड की जरूरत हर एक स्मॉल एरिया, हर एक बिग एरिया को थी। उस केस में अगर कोई स्मॉल अथॉरिटी, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो लोकल अथॉरिटी होती है, अगर वो करती तो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड था, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट थी और वो जॉब भी स्मॉल नहीं था। इसीलिए जायकर कमेटी ने सबसे पहले यह कहा कि दिस शुड बी टेकन एज अ नेशनल इंटरेस्ट, रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि ये नेशनल लेवल पे हमें बनाना चाहिए, कोई स्मॉल अथॉरिटी अपने लिए नहीं बनाएगी, पूरी कंट्री के लिए एक बार बनाई जाएगी। दिस वाज द रिकमेंडेशन गिवन बाय जायकर कमेटी टू द गवर्नमेंट। सो यू कैन सी द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। यहां देखो, committee found that the road development of the country has become beyond the capacity of the local governments। वहां के local government के capacity के काफी beyond हो गई थी, and suggested that the central government should take the proper charge considering it as a matter of national interest। इन्होंने बोला नेशनल इंटरेस्ट पे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फंक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रोड all over the country, it should not be the matter of the small and the local government। ये इनका पहला रिकमेंडेशन था जो कि डायरेक्टली मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, सेकंड रिकमेंडेशन की बात करते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन, अब यहाँ पे ना एक चीज आता है कि भाई पैसे की जरूरत पड़ती है आपको रोड बनाने के लिए, तो वो पैसे को अरेंज कहाँ से करेंगे। तो पैसे कभी भी ना गवर्नमेंट, चूंकि जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे जनरेट करने पड़ते हैं। वो जनरेट कैसे करेंगे, समटाइम्स इन टैक्स ऑफ द टैक्सेशन, समटाइम्स समथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट की बात हो रही थी उसके लिए टैक्सेशन की भी बात हुई है, और वो भी आप यहाँ पे देख लो। द कमिटी सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ द एडिशनल टैक्सेशन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट। अब आप देखो यहाँ पे कि आखिरकार जब प्रोजेक्ट बनाओगे, रोड की डेवलपमेंट करोगे ऑल ओवर द कंट्री, तो आपको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। वो पैसे कहां से आएंगे, तो उस मोटर व्हीकल से आपको टैक्स चार्ज करने का रिकमेंडेशन दिया था जायकर कमेटी ने। जायकर कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा, ठीक है, वी शुड चार्ज सम एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम द मोटर व्हीकल, रोड यूजर से हमें कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लेने चाहिए। तो कैसे ले टैक्स, तो टैक्स लेने का जरिया क्या है, इन्होंने जरिया भी सजेस्ट किया, वी शुड एक्चुअली चार्ज द टैक्स ओवर पेट्रोल एंड डीजल। सो यहां देखो, कंप्लीट पढ़ो इसे। द कमिटी सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ द एडिशनल टैक्सेशन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट व्हिच इंक्लूड्स ड्यूटी ऑन द मोटर स्पिरिट, ठीक है, व्हीकल टैक्सेशन, लाइसेंस फी फॉर द व्हीकल पेइंग फॉर हायर। सब कुछ को इंक्लूड करते हुए एक टैक्स होना चाहिए, ऐसा कहा जायकर कमेटी ने। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस डिस्कशन में ये बताया था कि जायकर कमेटी ने कुछ बोला, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि मोटर व्हीकल से हमें टैक्स कलेक्ट करने चाहिए, रिकमेंडेशन दिया। अब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। एक्शन ये लिया गवर्नमेंट ने इस पे कि एक अलग से विंग, एक बॉडी बनाई गई, उसका नाम है सेंट्रल रोड फंड। एक बॉडी बना करके उसी में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जितने भी मोटर व्हीकल है उन सब से पैसे इकट्ठे करके जमा किया पैसे, और उससे फिर डेवलपमेंट का काम हुआ, ठीक है। और ये बॉडी आज भी एग्जिस्ट करती है। तो आप समझिए कि जैसे मैंने आपको समझाया ये वाला बात, ठीक है। यहां देखो, द कमिटी सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ द एडिशनल टैक्सेशन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट व्हिच इंक्लूड्स द ड्यूटी ऑफ मोटर स्पिरिट
व्हीकल टैक्सेशन लाइसेंस फी फॉर द व्हीकल पेइंग फॉर दिस। और इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल रोड फंड इस्टेब्लिश किया 1929 में। आप इसको फर्स्ट आउटकम ऑफ जैकर कमेटी भी मान सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि विच बॉडी इज द फर्स्ट आउटकम ऑफ जैकर कमेटी। याद रखना है फर्स्ट आउटकम इज द सेंट्रल रोड फंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। यहां देखो रिजल्ट क्या है इसका, सेंट्रल रोड फंड CRF established in 1929। तो ये जो देख रहे हो दिस इज फर्स्ट आउटकम, ठीक है। अब जब ये जान ही चुके हो कि फर्स्ट आउटकम थी और सेंट्रल रोड फंड आज भी एग्जिस्ट करती है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आज की डेट में CRF पेट्रोल डीजल से कितना रेट, किस रेट से वो चार्ज करती है। वो रेट है 6 रुपीज़ पर लीटर। मतलब कि आप जितना भी रुपया मान लेते हैं कि आज के प्राइस, हालांकि प्राइस तो एवरीडे वेरी कर थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है आजकल, तो मैं बोलूं कि जितना भी आप पे कर रहे हो ना उसमें से कितना रुपया CRF को जाता है वो मैं आपको रेट बताता हूं। द करेंट रेट ऑफ CRF इज 6 रुपीज़ पर लीटर। मान लो कि आपने 80 रुपये का 1 लीटर डीजल खरीदा या फिर पेट्रोल खरीदा 80 रुपये का, और डीजल का प्राइस जो भी रहा हो, मैं बोलूं कि पेट्रोल 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आपने खरीदा, तो उस 1 लीटर के अंदर जो आपने 80 रुपया पे किया उसमें से टोटल 80 रुपये में से 6 रुपीज़ डायरेक्टली गोज टू सेंट्रल रोड फंड CRF। अब ये वही लिखा हुआ करेंट रेट ऑफ CRF इज 6 रुपीज़ पर लीटर ओवर पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल है या डीजल दोनों पे सेम ही रेट है, ठीक है, 6 रुपीज़ पर लीटर। अब जरा सोचो जितना भी इससे कलेक्शन हुआ, टोटल अमाउंट जितना कलेक्शन हुआ, उसी कलेक्शन को अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करके डेवलपमेंट का काम होता है। मतलब कि रोड बनाने के लिए, रोड को डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो पैसे आते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हैं। उसमें से एक सोर्स है CRF, दैट इज सेंट्रल रोड फंड, और इसका कलेक्शन का रेट पहले हुआ करता था 2 रुपीज़ पर लीटर, लेकिन आज के डेट में यह है 6 रुपीज़ पर लीटर ओवर पेट्रोल एंड डीजल। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसे लिख लीजिए, कंप्लीट कर लो। देखो तीसरा रिकमेंडेशन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड रिकमेंडेशन। तीसरा रिकमेंडेशन क्या है, देखो कमिटी सजेस्टेड टू हैव अ पीरियोडिक रोड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इन्होंने ना जायकर कमेटी ने गवर्नमेंट को बोला कि देयर शुड बी पीरियोडिक रोड कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन फॉर द रोड डेवलपमेंट, ताकि कुछ नए चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें, कुछ अगर ड्रॉबैक है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की बात कही, और वहीं पे एक बॉडी बनाई गई। गवर्नमेंट ने इस पे भी एक्शन लिया और एक अलग से एक बॉडी बनाया, उसको हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से जानते हैं, दैट इज IRC। आपकी जानकारी के लिए IRC आज की डेट में एक डिज़ाइन विंग भी है, यही डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन डिसाइड करती है। जैसे कि मैं बोलूँ रोड की विड्थ क्या होनी चाहिए, इट इज़ टेकन एज पर IRC। रोड की स्लोप क्या होनी चाहिए, टेकन एज पर IRC। रोड पे कब हमें साइन बोर्ड लगाना चाहिए, टेकन एज पर IRC। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रेंज क्या है, या फिर OST रिएक्शन टाइम कितना लेना चाहिए, पूरी हाईवे इंजीनियरिंग एक कोड पे बेस्ड है, उसका नाम है इंडियन रोड कांग्रेस कोड। ये IRC काफी सारे हैं, आपको पढ़ने हैं, आपको तो काफी सारे पढ़ने हैं और मैं सब में डिस्कस करूंगा। तो आप समझ लो कि IRC एक डिजाइन विंग भी है, ठीक है, जो कि कोड्स को रिलीज करती है, कोड को पब्लिश करती है, और उसी कोड के जरिए से, उसी कोड के थ्रू इंडिया की कोई भी रोड डिजाइन होती है, IRC, ठीक है। तो यहां देखो कमिटी सजेस्टेड टू हैव अ पीरियोडिक रोड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन रोड कांग्रेस IRC, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934। याद करो रोड फंड जो CRF था ना, सेंट्रल रोड फंड, वो कब स्टैब्लिश हुई थी, तो आपको याद होगा 1929, ये 1934, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तीसरा हो गया है, फोर्थ पे चलते हैं। अब रोड की जब बात करते हैं ना, तो अलग अलग रोड का इन्वायरमेंट कंडीशन अलग, ऐसा समझो कि अलग अलग एरिया का इन्वायरमेंट कंडीशन अलग, सॉइल कंडीशन अलग, रिक्वायरमेंट अलग, रोड की थिकनेस रिक्वायरमेंट अलग, रोड की डिजाइन रिक्वायरमेंट अलग। तो हर एक कंडीशन में किसी भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अब जायकर कमेटी ने एक और चीज कहा यहीं पे कि देयर शुड बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी, R&D बॉडी होनी चाहिए, जो कि रोड पे रिसर्च करे और जिस एरिया में जैसा रिक्वायरमेंट है रोड का वैसा हम लोग डेवलपमेंट कर सकें। सो देयर शुड बी अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी फॉर द रोड डेवलपमेंट, ठीक है। इस बात को भी एक्सेप्ट किया गया और गवर्नमेंट ने
इस रिकमेंडेशन को मानते हुए एक बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया, दैट इज नोन एज द CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. यू कैन सी a dedicated research organization should be constituted to carry out the research and development works, R&D works के लिए एक बॉडी मांगी थी इन्होंने, जिसको बनाया उन्होंने CRRI, यू कैन सी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. सब मिला के 4 रिकमेंडेशन हो चुके, एक आखिरी बचता है. अब जाकर कमेटी ने बोला कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अब एक बार में तो पूरा कंट्री बन नहीं जाएगा, पूरा नेटवर्क बन तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हम लोग प्लानिंग रखेंगे कुछ लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में. ड्यूरेशन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि रोड की डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के टर्म्स में होनी चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म्स कितना, इसको भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट की, और वो 20 साल का 20 ईयर्स का ड्यूरेशन रखा गया था. तो नाउ यू कैन सी दे गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. ठीक है, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट, एंड देन कई सारे 20-20 साल के प्लान आए. आपने सुना भी होगा नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान. ठीक है, सो ये अलग अलग तरीके का प्लान आए इसके बाद. तो आप ये समझो कि सब मिलाकर के मैंने आपको 5 अलग अलग रिकमेंडेशन दिखाए. यू कैन सी रिकमेंडेशन 1, 2 नेशनल इंटरेस्ट, फिर CRF, उसके बाद फिर IRC, फिर CRRI, और उसके बाद 20 ईयर्स प्लान. तो आप इसको भी अब लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द 20 ईयर्स रोड प्लान. पहले कंप्लीट कर लो, वीडियो पॉज करके हमेशा कंप्लीट करते चलना है. ठीक है, पहले मैंने आपको ये दिखाया था 1-2 पॉइंट, उसके बाद फिर हमने आपको ये दिखाया है 3-4-5 पॉइंट्स. चलो, ये यहाँ पे इसी कहानी जायकर कमेटी की कहानी फिनिश होती है. लेकिन अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि भाई जो हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग कमेटी बनी, जो कमेटी बनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन आखिरी वाले में बोला कि वेरियस 20 ईयर्स प्लान आया. तो प्लानिंग शुरुआत हुई थी 1943, मतलब कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी वो पहली 20 साल की प्लानिंग 1943 में आई थी. इसका मीटिंग, इसका कॉन्फ्रेंस, अभी पढ़ा ना आपने, कॉन्फ्रेंस रखने की बात हुई थी. कॉन्फ्रेंस इसका जो रखा गया था, जिस लोकेशन पे कॉन्फ्रेंस रखा उस प्लानिंग का नाम उस लोकेशन के बेसिस पर रखा गया. जैसे कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, तो नागपुर के में कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए अगले 20 साल की, तो नागपुर में बैठ के की गई, इसलिए उसका नाम ही होगा नागपुर प्लान. उसके बाद फिर हुई बॉम्बे में, फिर हुई लखनऊ में, और उसी के हिसाब से उसका नाम भी है. अब हमारे पास सब मिलाकर के 20-20 साल के 3 प्लान आए हैं, और तीनों का कंपैरिजन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. देखो, आपके सामने यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस 20 ईयर्स रोड प्लान. अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा. अब मैं बात करूं सबसे पहले कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, व्हाट इज द नेम, तो आप बोलोगे नागपुर प्लान. व्हाई इट इज नागपुर? बिकॉज द कॉन्फ्रेंस वाज मेड इन नागपुर. उसके बाद देखो, सेकंड बॉम्बे कहा गया क्योंकि बॉम्बे में प्लानिंग हुई थी, बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हुई थी. थर्ड क्या है, लखनऊ, इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, लखनऊ में. ड्यूरेशन जो रखा गया है प्रोजेक्ट का, आप देखो यहाँ पे पीरियड जो पहला है, कितने साल डिसाइड किया था, 20 ईयर्स का. तो 1943 से 1961 तक का पीरियड रखा गया था, लेकिन ये कंप्लीट हो गया इन 1961. ध्यान रखना है कि 1943 से लेकर के 1963 तक, 1943 से लेकर के 1963 तक का ड्यूरेशन सोचा गया था इसमें, लेकिन कंप्लीट हो गया 1961 में. ठीक है, 1961 में कंप्लीट हो गया, और उसी के कंटिन्यूएशन में अगली जो आई है 1961 से 1981 तक के लिए आई. फिर अगला देखो 1981 से 2001 तक के लिए आई. इस तरीके से पूरा हुआ है. रोड डेंसिटी एक टर्म है. अब अगला जो डिफरेंस देखने जा रहे हैं ना, वो है रोड डेंसिटी. ये रोड डेंसिटी होती क्या, पहले ये समझ लो आप. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में. जैसे कि अगर मैं लिखूं, एक वैल्यू देख लो, 16 किलोमीटर per 100 kilometer square area. What should be the meaning? That in every 100 kilometer square area, there should be a road length of 16 kilometer. This is called as a road density. And that road density was planned different value in a different project. So you can see in the first planning, which is first 20 road plan, Nagpur plan, it was 16 kilometer per 100 kilometer square area. मतलब हर एक 100 किलोमीटर एरिया में कम से कम 16 किलोमीटर का रोड तो होना ही चाहिए. इसी को मॉडिफाई करके नेक्स्ट वाले में कर दिया गया है 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. इसी को फिर बढ़ा करके तीसरे बारे में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रोड डेंसिटी कहने का मतलब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ रोड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यूज आपने देखा, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एंड 82. ये तीनों अलग अलग प्लानिंग में रखी गई थी. आगे भी कुछ पॉइंट्स है, विल डिस्कस.
टारगेट लेंथ, जब भी आप प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो ना कि ये हमारी प्रोजेक्ट है और इतने साल के लिए है, तो आप ये भी डिसाइड करते हो कि भाई कितनी रोड लेंथ हमें बनानी है, एक्चुअली व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोड, ये भी डिसाइड करते हो, और वो भी डिसाइड यहाँ भी किया गया था. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट प्लान विच इज नागपुर, इट वॉज 2 लाख किलोमीटर रोड. नागपुर में 2 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ बनानी थी 20 साल में. अगला 20 साल बॉम्बे में 10 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, एंड द थर्ड में 12 लाख किलोमीटर. ये रोड की लेंथ टारगेट प्लान थी. आगे देखो, एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं. तो पहले तो आपको यह समझना है कि एक्सप्रेस हाईवे होती क्या है. आप ये समझ लो कि एक्सप्रेस हाईवे एक आज की डेट का सबसे ज्यादा मॉडिफाइड रोड है, सबसे ज्यादा एडवांस रोड है, ठीक है, जिसपे सबसे हाई स्पीड में आप ट्रैफिक को मूव करा सकते हो. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेस हाईवे. एक्सप्रेस हाईवे नागपुर के प्लान पे ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता था एक्सप्रेस हाईवे टाइप. तो आपको समझना है कि एक्सप्रेस हाईवे नागपुर प्लान पे था ही नहीं, इसलिए वहां पे नील हमने लिखा है, देयर वाज नो एनी एक्सप्रेस हाईवे इन नागपुर प्लान. लेकिन जब हम लोग बॉम्बे प्लान की बात करते हैं और जब हम लोग लखनऊ प्लान की बात करते हैं, तो इन बॉम्बे प्लान इट वाज 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे रोड वाज प्रोवाइडेड. ठीक है, इन थर्ड प्लानिंग 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे रोड लेंथ वाज प्रोवाइडेड. तो आप देखो, पहले वाले में कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं, दूसरे में 1600, तीसरे में 2000. अब यहां पे जो रोड को भी क्लासिफाई करने का तरीका था, क्योंकि पहले वाले में तो एक्सप्रेस हाईवे था ही नहीं, तो कौन कौन सी रोड में डिवीजन किया, ये भी काम जाकिर कमेटी का ही था. जाकिर कमेटी ने डिसाइड किया कॉन्फ्रेंस में कि भाई रोड कौन कौन सी टाइप की बनानी चाहिए. ऐसे ही मैं रोड नेटवर्क बना दूं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. तो रोड को डिसाइड किया गया कौन कौन से टाइप की रोड बननी चाहिए. तो यहाँ पे रोड का अलग अलग नाम रखा गया. देखो क्लासिफिकेशन में यू कैन गेट द आइडिया. इट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. अब ये जो टाइप्स है ना, NH, SH, MDR, ODR एंड VR, इन सबको डिटेल में अगले स्लाइड पे डिस्कस करूंगा. अभी सिर्फ इतना समझो कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, चलो एक आइडिया दे भी दे रहा हूं. नेशनल हाईवे स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी. ठीक है, स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर इन एनी स्टेट, किसी एक स्टेट में हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए ये स्टेट हाईवे हुआ करते हैं. उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बेसिकली जो डेवलपमेंट एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट एरिया से कनेक्टिविटी, वो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है. अदर डिस्ट्रिक्ट रोड इज बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में कनेक्टिविटी, दैट इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड. और किसी विलेज एरिया में जो कनेक्टिविटी होगी हाउस बाई हाउस, दैट इज बेसिकली विलेज रोड. तो आप ये सोचो कि रोड को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया. NH, SH, MDR, ODR एंड VR, 5 कैटेगरी. यही 5 कैटेगरी ये बॉम्बे वाले में भी था, NH, SH, MDR, ODR एंड VR. और थर्ड में देखो तो यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल. अब थर्ड है ना, उसको थोड़ा सा बाद में करता हूं. आप समझो, क्लासिफिकेशन यहां भी 5, क्लासिफिकेशन यहां भी 5, लेकिन सोचो कि इसमें एक्सप्रेस हाईवे 1600 किलोमीटर की. क्या है ना कि जब क्लासिफिकेशन हो गया था, जब रोड बनने लग गई थी, तो 1600 किलोमीटर रोड लेंथ वाज एडेड. ये वाली बात ध्यान में रखना, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, देखो. सो दिस इज एडेड, ये यहां से ऐड हुई थी इतनी. ठीक है, सो जो बॉम्बे प्लान थी उसमें 1600 किलोमीटर की बाद में ऐड की गई थी एक्सप्रेस हाईवे. इसके क्लासिफिकेशन में आपको एक्सप्रेस हाईवे नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसमें एक्सप्रेस हाईवे बाद में ऐड करके बनाई गई थी. ठीक है, चलो ये तो हो गया. अब बात करते हैं कि जो आखिरी प्लान है, जिसकी लखनऊ प्लान है 20 साल की, उस लखनऊ प्लान में रोड की कैटेगरी को 3 ही कैटेगरी में डिफाइन किया गया. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल. आप उसको टर्सियरी भी कह सकते हो. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सियरी, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल. अब प्राइमरी में इट इज बेसिकली 2 थिंग्स, दैट इज एक्सप्रेस हाईवे एंड नेशनल हाईवे, दोनों को मिलाकर के प्राइमरी है. एक्सप्रेस हाईवे रोड प्लस नेशनल हाईवे रोड ऑल टुगेदर इट इज द प्राइमरी रोड. Secondary road is state highway and plus major district road. Secondary road is basically state highway and major district road, and the rural road is ODR and plus VR, that is other district road and village road. तो आप देखो दो को क्लब करके एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, यहाँ देखो स्टेट हाईवे, MDR, ODR एंड VR, दो को क्लब करके यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल को हम लोग टर्सियरी भी कहते हैं. आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी. अभी अब
एक पॉइंट और आपको जाना चाहिए, जब आप ये समझ चुके हो ना क्लासिफिकेशन में कि NH, SH, MDR, ODR, VR होती है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे, इन सबको अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौन रोड होती है। अगर मैं इस 5 को कंपेयर करूं ना आपस में, तो मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट रोड कौन सी होगी, तो आप बोलोगे नेशनल हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट रोड है और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की भी है। देखो ऐसा लगता है ना कि नेशनल हाईवे तो बहुत लंबी होगी, ऐसा नहीं है। नेशनल हाईवे लेंथ वाइज सबसे शॉर्टेस्ट है। ये अप्रॉक्सीमेटली तो इंडिया का टोटल रोड लेंथ मिला दो एक बार में जितना भी आ रहा है, उसका सिर्फ 2% के आसपास है नेशनल हाईवे की रोड लेंथ, ठीक है। और इसका एक्चुअल डेटा भी हमने एक डॉक्यूमेंट से निकाल कर रखा है, आप देखो। मोर दिस MORTH जो है ना, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे एनुअल रिपोर्ट 2018 एंड 19। इस रिपोर्ट के हिसाब से द करेंटली द टोटल रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज 132,500, 1,32,500 किलोमीटर है। 1,32,500 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ऑफ द रोड लेंथ है। लेकिन आपको जानना इसलिए चाहिए इसे क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने रोड वाइज, लेंथ वाइज रोड को तो कंपेयर कर लिया कि पूरी कंट्री में जितनी रोड लेंथ है उसका सिर्फ 2.5% रोड लेंथ ही है नेशनल हाईवे का। उसके एक्चुअल रोड लेंथ इस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1,32,500 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये टोटल इंडिया के ट्रैफिक का 40% ट्रैफिक अकेले कैरी करता है। दैट मीन्स दिस रोड नेशनल हाईवे कैरीज 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक ऑफ द कंट्री। तो जरा सोचो, रोड लेंथ कम, लेंथ वाइज कम है, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कैरी करती है। 40% अकेले कैरी कर लिया, ठीक है, और बाकी 60% इस रिमेनिंग 4 कैटेगरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हमने बताया। अब इसी का ना एक डेटा हमने यहाँ भी दिखा रखा है, आप देख लो कि कितना कितना रोड लेंथ है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। लुक एट दिस डेटा, ये उसी एनुअल रिपोर्ट से है। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे दोनों मिला करके, जनरली जो एक्सप्रेस हाईवे होती है ना वो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी जनरली। ये दोनों मिला करके इसकी जो रोड लेंथ आती है वो है 1,32,500 किलोमीटर। स्टेट हाईवे देखो 1,56,694 किलोमीटर। आप खुद ही देख लो कि नेशनल हाईवे से ज़्यादा लंबी तो स्टेट हाईवे है और उससे कहीं ज़्यादा अदर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सब मिला करके कुछ ऐसा है डेटा, ठीक है। तो ये हमने टोटल आपको दिखा दिया ऑलरेडी। आप चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो, 2.5 के आसपास आएगी, ठीक है। ये जो डेटा हमने लिखा है, ये इसका रेफरेंस भी हमने बताया आपको कि दिस इज बेसिकली दिस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एनुअल रिपोर्ट 18-19, ठीक है। चलो, इसको यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, आप पहले कंप्लीट कर लो, राइट इट डाउन इन योर नोट। चलो, नेक्स्ट है, हमने आपको ही बताया था कि कैटेगरी, हमने आपको बताया कि एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, MDR, ODR, VR, ये सब जो रोड है ना, ये सब का क्या फंक्शन है, इन सबको अलग डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है, क्या है ऐसा इस रोड में, ठीक है, या फिर इस कहाँ से कहाँ तक क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, कंप्लीट डिटेलिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, आप समझते चलिए। सबसे पहले शॉर्ट में बोलेंगे EH, यह है क्या, एक्सप्रेस हाईवे। आप ये समझ लो कि एक्सप्रेस हाईवे इंडिया का सबसे ज़्यादा सुपीरियर रोड है जिसपे हाईएस्ट स्पीड ट्रैफिक अलाउड है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, दीज आर सुपीरियर टाइप फैसिलिटी जनरली विथ अ डिवाइडेड कैरियर्स वे। अब ना डिवाइडेड कैरियर्स वे का पहले मतलब समझ लो, वैसा रोड जिसमें डिवाइडर प्रोवाइड की जाती है। डिवाइडर अगर लगी है तो उस रोड को बोलेंगे डिवाइडेड कैरियर्स वे रोड। मतलब कि आप जब भी एक्सप्रेस हाईवे देखोगे ना तो इसमें डिवाइडर आपको मिलेगी ही मिलेगी, डिवाइडर मैंडेटरी होती है इस टाइप के रोड में। तो आप समझ लो कि these are the superior type facilities generally with the divided carriers way, grade separation। अब ये grade separation क्या है ये भी समझ लो। ग्रेड सेपरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कहीं पे एक रोड दूसरे रोड को क्रॉस करती है तो आपने देखा होगा ना कि चौराहा बन जाता है और सिग्नल लग जाते हैं, ये परमिटेड नहीं है इसमें। ग्रेड सेपरेशन लगेगा, मतलब एक रोड यहाँ पे है, अगर दूसरी रोड पास करती है तो या तो ब्रिज बना दो या तो कलवर्ट बना दो। तो जो एक्सप्रेस हाईवे होती है
उस पे हम लोग कभी भी दो रोड को इंटरसेक्ट एक लेवल पे नहीं कराते, हमेशा लेवल ग्रेड रखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और इसलिए आपको कल्वर्ट ब्रिजेस का इंट्रोडक्शन दिख जाएगा इस टाइप के रोड्स में। देखो, दे आर सुपीरियर टाइप फैसिलिटी जनरली विद अ डिवाइडेड कैरियर्स वे, ग्रेड सेपरेशन एट द क्रॉस सेक्शन एंड फेंसिंग, फेंसिंग भी होती है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दे परमिट ओनली हाई स्पीड व्हीकल, सिर्फ हाई स्पीड व्हीकल का परमिशन होता है, और इसीलिए इस टाइप की रोड में आपको ये भी दिख जाएगा मिनिमम स्पीड लिमिट का भी रिक्वायरमेंट होता है कि कम से कम स्पीड से जाना है, ठीक है। सो ये था एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड वन इज नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे है क्या? प्रोवाइड्स स्टेट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कनेक्टिविटी, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कनेक्ट करने के लिए जो रोड होती है दैट इज द नेशनल हाईवे। आगे देखो, दीज आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू आउट द कंट्री कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवे एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो आप देखो क्या क्या कनेक्ट करती है, मेजर पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, फॉरेन हाईवे कनेक्ट कर दिया एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट कनेक्ट कर दिया, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए होती है। सो दीज आर द मेन हाईवे रनिंग थ्रू आउट द कंट्री कनेक्टिंग मेजर पोर्ट, फॉरेन हाईवे एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। ये था नेशनल हाईवे का फंक्शन। आगे देखो स्टेट हाईवे, यहां देखो स्टेट हाईवे प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर अलग अलग हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करना या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करना, ये सब स्टेट हाईवे के थ्रू होती है। और एक और भी फंक्शन है कि यही स्टेट हाईवे रोड ही होती है जो नेशनल हाईवे से कनेक्ट होकर के डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसका कनेक्शन यहां देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू डिफरेंट नेशनल हाईवे। एक नेशनल हाईवे दूसरे नेशनल हाईवे के बीच में कनेक्टिविटी जो आएगा वो भी एसएच से ही आता है। आगे देखो नेक्स्ट है एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये क्या है? एमडीआर, दीज आर द इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब ना समझना ये क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज आर द इंपॉर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विथ एसएच और एनएच ऑल्सो। तो इस टाइप की रोड एसएच, एक एसएच को दूसरे एचएच से कनेक्ट करती है या फिर एक एसएच को दूसरे एनएच से भी कनेक्ट करती है, ठीक है। आगे देखो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, other district road provides the connectivity between the rural and production market centers, block development and other main blocks। तो ये स्मॉल यूनिट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ओडीआर होती है। तो ओडीआर प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एरिया प्रोडक्शन, मार्केट सेंटर, ब्लॉक डेवलपमेंट etc। एंड द लास्ट इज विलेज रोड। अगर विलेज रोड की बात करें तो आप पहले तो जान लो कि विलेजेस में जो रोड्स बनते हैं ये वही रोड हैं जो नॉर्मली जो जिस पे दोनों साइड में घर बने होते हैं, ये वो वाली है। आप देखो, दीज आर द रोड कनेक्टिंग विलेजेस और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस विथ ईच अदर और टू द नियरेस्ट मेन रोड ऑफ द हाई कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमने आपको सभी कैटेगरी का रोड समझा दिया, कौन कौन से रोड होते हैं। अब क्या है ना, जब रोड्स की बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के रोड हैं, तो ये भी जान लेना चाहिए कि भाई अलग अलग रोड की कैटेगरी में पहचानोगे कैसे। जैसे मान लो आप रोड से गुजर रहे हो तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन से टाइप की रोड है, वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ये कौन से टाइप की रोड है, ये पता लगाने का भी एक तरीका है और वो है माइलस्टोन की कलर कॉम्बिनेशन। आप कभी भी जब रोड से गुजरते हो ना तो आपको हाई कैटेगरी की रोड में माइलस्टोन देखने को मिल जाएगा। रोड के बगल में माइलस्टोन होती है और वो माइलस्टोन में कलर्स कॉम्बिनेशन हमेशा रोड की कैटेगरी के हिसाब से होता है, जो कि मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस। आप देखो ये माइलस्टोन देखो, पहले आप माइलस्टोन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, दिस माइलस्टोन यू कैन सी, ये कुछ ऐसा। तो आप देखो ये माइलस्टोन कुछ ऐसा है, लुक एट दिस, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेशनल हाईवे में हमेशा कलर कॉम्बिनेशन रखी जाती है येलो एंड वाइट। तो वाइट कलर डाउन एंड येलो कलर टॉप। अगर किसी रोड से गुजर रहे हो आप और वहां पे माइलस्टोन दिखाई दिया कि ऊपर है येलो कलर, नीचे है व्हाइट कलर, दिस रोड मस्ट बी नेशनल हाईवे, ठीक है। दूसरा, आप देखो किसी रोड में अगर आप गुजर रहे हैं और आपने देखा ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, यहां देखो ये टॉप क्या है, ग्रीन कलर, ठीक है, माइलस्टोन में टॉप ग्रीन कलर और बॉटम व्हाइट कलर। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, सो दिस ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्टेट हाईवे। आप देखो यहां पे नेशनल हाईवे येलो एंड व्हाइट, स्टेट हाईवे दिस ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है। और यहीं पे ये सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड, अब जितने भी टाइप के डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं ना, अब आपने पढ़ रखा ना ऑलरेडी, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे समझ रखा है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड में दो थे, ओडीआर एंड एमडीआर।
तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उसमें दो कैटेगरी आते हैं, ओडीआर एंड एमडीआर, और उसमें जो कॉम्बिनेशन होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन होती है। लुक एट दिस, तो ब्लैक कलर टॉप एंड दिस बॉटम इज व्हाइट कलर, तो ये कॉम्बिनेशन आपको डिस्ट्रिक्ट रोड में दिखाई देंगे। एंड द लास्ट इज रूरल रोड। रूरल रोड का मतलब समझो आप, यहीं पे विलेज रोड जो होते हैं, इनफैक्ट ये कलर कॉम्बिनेशन पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इंडिया में PMGSY के तहत जो रोड बनाई गई थी, उस PMGSY में जितने भी रोड्स बनाए गए उस पर एक माइलस्टोन रखा गया जिसका कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज एंड व्हाइट रखा गया था। तो उस समय से आप ये समझ लो कि ऑरेंज एंड व्हाइट इज द कलर कॉम्बिनेशन फॉर द विलेज रोड। यहां देखो, इस रूरल रोड में हमेशा ऑरेंज एंड व्हाइट, तो आप अगर समराइज करो इन सबका कलर कॉम्बिनेशन को, तो आप देखो ये माइलस्टोन के थ्रू आप रोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। येलो एंड व्हाइट नेशनल हाईवे, ग्रीन एंड व्हाइट स्टेट हाईवे, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड ऑरेंज एंड व्हाइट रूरल रोड। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, ये टॉपिक जो हमने यहाँ पे समझाया, ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक और भी पॉइंट आता है, और वो है रोड पैटर्न। अब अगला टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, रोड डेवलपमेंट, 4 तरह के हमने बताया, रोड डेवलपमेंट खत्म हो गई। उसके बाद मैंने बताया जागर कमेटी, वो भी खत्म हो गई। अब जो अगला देखने जा रहे हैं ये अलग है, ये अगला टॉपिक है रोड पैटर्न। मतलब कि रोड का शेप क्या होना चाहिए, किस टाइप के, अगर प्लानिंग करोगे तो क्या मैं सबको सीधा बना दूं ऐसे, या फिर मैं सबको राउंड बनाऊं, कैसा रोड बनाऊं? तो वो जो पैटर्न होगी ना रोड की, वो भी आपको डिजाइन करना पड़ता है, और पैटर्न के सब मिलाकर के 5 ऑप्शंस बनते हैं। वो पांचों रोड पैटर्न मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। अब यहां पे रोड पैटर्न को दिखा दे रहा हूं। पहले यहां देखो, रोड पैटर्न की बात करते हैं, तो आपके सामने यहां पे देखो रोड पैटर्न है। ये जो फर्स्ट वन देख रहे हो, ये है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, चलो मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, आप इसको ध्यान से देखो। आर यू एबल टू सी दिस रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न? इसमें ये एक बिल्टअप एरिया है, ये टॉप व्यू देख रहे हो आप, जिसमें बीच में डेवलपमेंट की हुई है अलग अलग। ये जो पार्ट देख रहे हो, दिस वन इज द सेंट्रल बिजनेस एरिया, ये देख रहे हो, ये सेंट्रल बिजनेस एरिया है। और उसके अलावा कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं जो स्क्वायर स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग बिल्टअप एरिया है। और उसी के बीच में ये जो डबल लाइन देख रहे हो बीच में, ये सब रोड हैं, यही सब हमारे क्रॉस रोड या मेन रोड्स कहलाते हैं। तो आप देखो, जो जिसकी थिकनेस ज़्यादा है ये हमारी मेन रोड है, जिसकी थिकनेस, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ठीक है, दिस लाइन इज बेसिकली द मेन रोड। ठीक उस तरीके से ये उसका लेटरल रोड, ठीक है। तो अगर आप रोड का पैटर्न ऐसा बना रहे हो कि बिल्टअप एरिया को स्क्वायर स्क्वायर शेप में लेकर के रोड स्क्वायर शेप में ऐसे बन रही है, तो वो कहलाती है हमारी रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी का टाइप देखो, आगे इसी का कंटिन्यूएशन है। आगे देखो स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अब अभी तक क्या था ना कि सब इसमें इस तरीके से ग्रिड टाइप से रोड बन रहे थे, लेकिन अभी जो देख रहे हो वो क्या है कि बीच में एक ब्लॉक है, ठीक है, और चारों तरफ से रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल कहने का मतलब कि आप इसको ब्लॉक को सेंटर मान लो, एंड चारों तरफ से रेडियस के डायरेक्शन में ऐसे बन रहे हैं रोड, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल रोड्स। ये सब रेडियल रोड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारी ऑल टुगेदर स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न कहलाती है। एक और भी कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न क्या है? आप देखो, ये ब्लॉक है बीच में, इसको मैं यहां पे दिखा सकता हूं। ये जो देख रहे हो, ये है बिल्टअप एरिया, ये भी है बिल्टअप एरिया, ये भी है बिल्टअप एरिया, और चारों तरफ से देखो हेक्सागन के शेप में आपको रोड की नेटवर्क दिखाई दे रही है। तो रोड का नेटवर्क देखो तो ये हेक्सागन का शेप ले रहा है। इस टाइप के पैटर्न पे अगर आप रोड बनाते हो तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैटर्न रोड। तो सब मिलाकर कितने कैटेगरी हो गए आप देखो, फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, दूसरा क्या है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, और उसके बाद क्या है हेक्सागोनल पैटर्न। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ पैटर्न पे आगे जाते हैं, तो एक और भी पैटर्न है, यू कैन सी दिस आगे, दिस वन इज द स्टार एंड सर्कुलर एंड दिस वन इज द स्टार एंड ग्रिड। अब स्टार एंड सर्कुलर कहने का मतलब, अब जहां जहां स्टार आएगा ना वहां वहां रेडियल रोड्स आ जाएगी। अब समझो जरा, बीच में ब्लॉक है, चारों तरफ से ऐसे रोड्स आ रही है, तो वो स्टार शेप में हो गई। मतलब स्टार शेप, अगर स्टार टर्म आता मतलब रेडियल रोड्स है, और सर्कुलर आ गया मतलब रिंग रोड है। तो आप देखो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को देखो, इसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो। इस रोड में बीच में है सेंट्रल बिजनेस एरिया, और उसके बाद देखो रेडियल रोड्स आपको इस तरीके से नजर आ रही है। तो रेडियल रोड्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो यू कैन सी
ये हमारी रेडियल रोड, दिस वन इज रेडियल रोड, दिस वन इज रेडियल रोड, ये सब रेडियल रोड्स है। और साथ साथ आपको वहीं पे ये भी नजर आ जाएगी कि ये कुछ ऐसा रिंग रोड है। तो ये इस टाइप की जो रोड बनती है ना, इसको बोलते हैं रिंग रोड। ये देखो सर्कुलर शेप में। तो आप ध्यान से देखो तो बीच में एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है, चारों तरफ से रिंग्स लगे हुए हैं, तो ये रिंग रोड कहलाती है। और उसी के रेडियल में जो डायरेक्शंस में रोड बने हैं वो सब रेडियल रोड्स कहलाती है। सो दिस पर्टिकुलर स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिंग रोड एंड रेडियल रोड। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूं कि रिंग की जगह रिंग ही लगाएं, लेकिन ये जो सर्कुलर शेप है ना उसको स्ट्रेट कर दें। जैसे मकड़ी का जाल देखा आपने, स्पाइडर नेट जो होता है, इफ यू सी द स्पाइडर नेट, we have a center there and then we have so many radial directions and then we have a straight something like this। तो अगर आप रोड का शेप वैसा रखते हो, अगर रोड का शेप वैसा रखते हो, look at this, so this is called as the star and grid pattern। so look at this, a star and grid pattern, are you able to see this center is the center business area, and then we have a radial road like this and then we have a grid network like this। तो इस टाइप के रोड को बोलते हैं स्टार एंड ग्रिड नेटवर्क। एंड यू शुड नो इन नागपुर प्लान दिस पर्टिकुलर नेटवर्क वाज सेलेक्टेड टू मेक। ठीक है, तो नागपुर प्लान में जो रोड बनाई गई है ना, उसमें पैटर्न सेलेक्ट किया गया था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को। ठीक है, चलो अब मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट आप इसे बना लो। पहले यहाँ से शुरुआत करो, कंप्लीट कर लो, ड्रॉ कर लो। वीडियो पॉज करना है, ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट ड्रॉ कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज सेलेक्टेड, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज सेलेक्टेड, दिस स्टार एंड ग्रिड पैटर्न वाज सेलेक्टेड इन नागपुर प्लान। ठीक है, यही हम लोग अडॉप्ट किए थे नागपुर प्लान में। ठीक है, नागपुर प्लान में स्टार एंड ग्रिड को अडॉप्ट किया गया था। चलो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ इसको, आगे अब इसके कंटिन्यूएशन में चलते हैं। हमने आपको बताया जैकर कमेटी से, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जैकर कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या क्या थे, फिर आपने देखा कंपैरिजन क्या है, फिर आपने देखा पैटर्न क्या है। अब ये सारी कहानी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे इस एरिया से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है। अब हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझो कि कुछ फार्मूलाज दिए गए थे फर्स्ट प्लानिंग में रोड लेंथ को निकालने के। अब मैं थोड़ा सा ना पहले लेकर आता हूँ आपको इस वाले कंपैरिजन पे, इस वाले कंपैरिजन पे। देखो पहला क्या था, नागपुर प्लान। नागपुर प्लान में कुछ फार्मूला दिया गया था ताकि आप लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, लेंथ ऑफ एमडीआर, ओडीआर एंड वीआर निकाल सकें। तो इसमें जो फार्मूला दिया गया था, जब सेकंड प्लानिंग आई तो इसके फार्मूलाज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। In first planning, whatever is the formula given, those formula were modified in the second plan called as the Bombay plan। तो बॉम्बे प्लान के अंदर जो फार्मूला बने वो नागपुर प्लान के फार्मूले में मॉडिफिकेशंस थे। फिर अगली प्लान है लखनऊ प्लान, तो वो बॉम्बे प्लान के जो फार्मूला था उसमें मॉडिफिकेशंस था। तो अभी जो आपको पढ़ना चाहिए वो पास्ट जो पुराने वाले थे वो कंसर्न नहीं है, जो आखिरी में मोस्ट मॉडिफाइड है दैट इज द मोस्ट कंसर्न फॉर यू। तो अगर मैं बोलूंगा रोड लेंथ कैसे निकालोगे, सो वी हैव सम फार्मूलाज, आई विल शो यू नाउ। इंपीरिकल रिलेशन है कैलकुलेट करने के, विच यू कैन सी हियर। सो यहां पे समझते चले जाओ, वी हैव टोटल समझना, वी हैव टोटल 4 डिफरेंट फार्मूलाज टू कैलकुलेट द 4 डिफरेंट रोड लेंथ। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप ये याद कर लो कि भाई कौन सी प्लानिंग का हम लोग रोड लेंथ निकाल रहे हैं, ये समझ लो पहले कौन सी प्लानिंग में। तो आप बोलोगे थर्ड 20-year रोड प्लान। लुक एट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड 20-year रोड प्लान। कहने का मतलब लखनऊ प्लान। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोड इन केस ऑफ द थर्ड 20-year रोड प्लान। उसमें कैसे निकालोगे रोड लेंथ, इसका फार्मूला दिया गया है। मैंने बोला फार्मूला इंपीरिकल है।
और क्या क्या डेटा चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा अगर फॉर्मूला समझेंगे तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो यहां से स्टार्ट करूं, देखो क्या लिखा है, टोटल रोड लेंथ। तो पहले ये समझो कि टोटल कहने का मतलब क्या होगा। अब थर्ड ईयर का क्लासिफिकेशन भी याद करो। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में क्लासिफाई जब की गई थी रोड को, तो उसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल कही गई थी। तो मैं बोलूं रोड लेंथ इन प्राइमरी प्लस रोड लेंथ इन सेकेंडरी प्लस रोड लेंथ इन रूरल, ऑल टुगेदर जो टोटल रोड लेंथ आई, ठीक है, वो टोटल रोड लेंथ यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला व्हिच इज टेकन बेसिकली मैक्सिमम ऑफ दिस टू थिंग। ये मैक्सिमम ऑफ टू थिंग्स है, किसका किसका है, 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड रोड डेंसिटी इंटू एरिया। दो चीजें हैं। तो रोड लेंथ की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, तो किसी एरिया के अंदर जितना नंबर ऑफ विलेज है और जितना नंबर ऑफ टाउन्स है सबको जोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाय 4.74, एक तरीका कैलकुलेट करने का। इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका रोड डेंसिटी इनटू एरिया इन किलोमीटर। बट बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी रिमाइंड यू द रोड डेंसिटी। व्हाट वाज द रोड डेंसिटी इन द लखनऊ प्लान, द लास्ट वन क्या था, 16, 32 एंड 82। लेट मी रिमाइंड यू, लुक एट दिस, ये वाली वैल्यू को देखो, क्या लिखा है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सो ये वाली डेंसिटी मतलब 82 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज अ डेंसिटी, और इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द रोड लेंथ। सो यहां पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास दो फॉर्मूला बनाना, 4.74 नंबर ऑफ विलेज इनटू टाउन्स एंड रोड डेंसिटी इनटू एरिया। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगी दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम कंसीडर करना है। दूसरा फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। अब आपको टोटल मिल चुका है, अब मैं बोलूं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, एरिया टेकन इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 50। मैंने बोला ना पहले इंपेरिकल रिलेशन है, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 50। आगे देखो, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे SH, ये क्या है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड द सेकंड इज 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस ऑफ लेंथ ऑफ NH। तो आप ये देखो कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एरिया अपॉन 25 से, फिर निकालोगे आप 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, जितना भी आया माइनस जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकाला होगा। इन दोनों डेटा में से जो आई वो हम लोग ले लेंगे स्टेट हाईवे के लिए। आगे तीसरा देखो, लेंथ ऑफ MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें भी मैक्सिमम ऑफ 2 क्राइटेरिया ली गई है एंड दिस इज टेकन एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 12.5 एंड 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। तो पहले वाले कैटेगरी से निकाल लो कितनी है और दूसरे कैटेगरी से निकालो कितनी है, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगी दैट विल बी टेकन। लेकिन आप याद करो, ये हमने 4 फार्मूलाज आपको दिए जो इंपीरिकल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि रोड लेंथ निकालोगे कैसे, करना क्या है, आपको डेटा क्या क्या चाहिए। तो आप बोलोगे हमें एरिया चाहिए टोटल किलोमीटर स्क्वायर में। तो किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर मैं टोटल एरिया दे दूं कि ये इतना एरिया है इन किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको एरिया एक डेटा मिला। उस एरिया के अंदर नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं और नंबर ऑफ विलेज कितने हैं ये भी बता दूं, तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे कि रिक्वायरमेंट कितनी लेंथ की है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द टोटल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर नोन टू यू, नंबर ऑफ विलेजेस एंड नंबर ऑफ टाउन्स नोन टू यू, सो यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज दिस एरिया। ठीक है, तो ये हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं रुकता हूं। अब जरा याद करो कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हो आप, तो आप बोलोगे थर्ड प्लानिंग। मैं बोलूँ थर्ड प्लानिंग में क्लासिफिकेशन क्या था, NH SH था क्या, नहीं। थर्ड प्लानिंग में क्या था, आपको याद होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल। तो जो आप रोड लेंथ निकाल रहे हो, आपको अल्टीमेटली ये बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्राइमरी रोड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंडरी रोड एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ रूरल रोड, ये बताना है। तो प्राइमरी कैसे निकालोगे, तो अब जरा सोचो, यहीं पे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे मालूम और एक्सप्रेस हाईवे दिया हुआ नहीं है। अगर दिया होता तो अलग से कंसीडर करते, नहीं दिया है, मैं मान लूंगा एक्सप्रेस हाईवे NH का ही पार्ट बना होगा। तो प्राइमरी रोड में क्या जाएगा, जितना भी NH है वो सब प्राइमरी रोड लेंथ हो जाएगी। सेकेंडरी में क्या करोगे, कौन कौन सी दो थी, एक्सप्रेस हाईवे प्लस नेशनल हाईवे इज प्राइमरी, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज सेकेंडरी। तो आपके सामने ये रहा स्टेट हाईवे, ये रहा MDR, इन दोनों को जोड़ दो साथ में, तो ये आ जाएगी दोनों को जोड़ करके सेकेंडरी। अब बताओ तीसरा क्या बचा, प्राइमरी मिल गया, सेकेंडरी मिल गया, तीसरा क्या बचा, रूरल। अब याद करो, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस रूरल तीनों मिला करके टोटल मालूम, प्राइमरी निकाल लिया और इन दोनों को जोड़ के सेकेंडरी भी निकाल लिया, तो रूरल निकल जाएगा। टोटल माइनस प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, टोटल में से प्राइमरी सेकेंडरी को घटा दो, तो जो बची द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, रूरल रोड लेंथ, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। नाउ
अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एक टॉपिक और बचा है बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. सो नाउ एवरीबडी नाउ ओपन द वर्कबुक एंड आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर इट. ठीक है, आगे का टॉपिक बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग. ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहा हूँ. ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. वर्कबुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए. ये मैं क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिखा भी दे रहा हूँ. लुक एट दिस. ये क्वेश्चन नंबर 45, 46 भी है जो बाद में सॉल्व करेंगे. अभी 45 पहले आप पढ़ो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में. देखो मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है इस वाले चैप्टर में, यहाँ पे दिखा रहा हूँ. अगली बार से क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, आपके पास वर्कबुक होना चाहिए. आप पढ़िए, लिखा है ना, द एरिया ऑफ ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज 13,400 किलोमीटर स्क्वायर. The area of a certain district in India is 13,400 किलोमीटर स्क्वायर. ये आके एरिया, तो आपको एरिया मिल गई है. There are 12 towns. नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं? 12. एज पर 1981 सेंसस, तो नंबर ऑफ टाउन्स मिल गए. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटास को. एरिया मिल गई ना, कितनी एरिया? 13,400 किलोमीटर स्क्वायर. ये एरिया है. मैं पूछूं नंबर ऑफ टाउन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टाउन्स 12. आगे देखो, एज पर 1981 सेंसस, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स. डिफरेंट कैटेगरी कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल. ठीक है, टू बी प्रोवाइडेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर ऑफ 2001. तो पहले आप ये देख लो क्या लिखा है, 1981 एंड 2001. ड्यूरेशन याद करो, कौन से प्लानिंग का ड्यूरेशन बना? थर्ड का. क्वेश्चन अगर आएगा भी ना तो थर्ड का ही आएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मॉडिफाई होकर के थर्ड में आया है ना. तो अब इसके हिसाब से थर्ड प्लानिंग है. अब मैं पूछूं कि एक चीज दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ विलेजेस क्या हैं. तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ विलेजेस, आप याद करो, नंबर ऑफ विलेजेस अगर मैं बोलूं कितनी है, तो वो 0 है. मतलब कि इस एरिया में जिसका एरिया दिया हुआ है 13,400 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें सिर्फ टाउन्स है 12, लेकिन उसमें विलेज नहीं है. अब इस सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रोड लेंथ. ये कैलकुलेट करेगा. और मैंने क्या बोला था आपको, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना. सो नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व. Question number 45. देखो क्वेश्चन नंबर 45 में इन्होंने लिखा है द एरिया. अब मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ, एरिया नोन टू अस. व्हाट इज द एरिया गिवन? 13,400 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. नंबर ऑफ टाउन्स कितना है? 12. विलेजेस कितना है? 0. अब हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं. अब इसमें फार्मूला आपको मालूम है, मैं एक एक करके रिजॉल्व करता हूं. सो लेट्स कैलकुलेट लेंथ ऑफ पहले टोटल रोड लेंथ निकाल लेते हैं. व्हाट इज द टोटल रोड लेंथ? लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ रोड ऐसा लिख लेते हैं. सो वी कैन राइट total length of road. Do you remember the formula for this? So this is basically the maximum of two different part. First one is 4.74 into number of towns and villages. ये पहला आ गया. ठीक है. दूसरा क्या था? रोड डेंसिटी इनटू एरिया इनटू एरिया. चलो कैलकुलेट करते हैं. सो 4.74 के हिसाब से अगर जाएं तो ये है 4.74 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 0, क्योंकि उसमें विलेज है नहीं.
तो यहाँ से, और रोड डेंसिटी अगर देखें तो ये हो जाएगी 82 किलोमीटर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, 82 किलोमीटर अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर, और उसका एरिया अगर देखें तो ये है 13,400 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 4.74 मल्टीप्लाइड बाई 12 and this comes out as 56.88 किलोमीटर। ठीक है, ये एक डेटा आई पहले वाले क्राइटेरिया से। दूसरे वाले क्राइटेरिया से 82 अपॉन 13400 अपॉन 100 एंड दिस इज कमिंग 10988 किलोमीटर इज द टोटल रोड लेंथ। आपकी जानकारी के लिए आप देख लो एक बार, आपको याद होगा ना कि हम लोग कंसीडर किसको करते हैं, जो मैक्सिमम होती है, ये रही मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज नाउ द टोटल रोड लेंथ। हम लोग पहली वाली वैल्यू जो 56.88 आई है उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ आगे चलते हैं, कुछ और भी निकालना, हमें प्राइमरी सेकेंडरी तक आना है ना। सो अभी तक हमने ये निकाला, उसके बाद नाउ विल कैलकुलेट लेंथ ऑफ एनएच। लेंथ ऑफ एनएच इंपीरिकल रिलेशन है, आंसर किलोमीटर में आएगी। इससे कितनी थी, एरिया अपॉन 50, एरिया अपॉन 50, जिसमें एरिया किस में होनी चाहिए, किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगी 13400 होल डिवाइडेड बाई 50। लेट्स कैलकुलेट 13400 डिवाइडेड बाई 50 एंड दिस इज 268 किलोमीटर। ये आ जाएगी एनएच। तीसरा चलते हैं, नेक्स्ट लेंथ ऑफ एसएच and this is taken maximum of length of NH, this is taken maximum of area upon 25 और ये हो जाएगी 62.5 into number of towns, number of टर्म्स माइनस लेंथ ऑफ NH। जरा सोचो, ये है वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगी 13400 होल डिवाइडेड बाई 25। लेट्स कैलकुलेट 13400 होल डिवाइड बाई 25, दिस इज 536 किलोमीटर। ऐसा चाह रही है, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगी 62.5 इंटू 12 माइनस 268। ये कितनी आ रही है, 62.5 माइनस 12 से मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 268। दिस वैल्यू कम्स आउट 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 268। सो ये आ रही है 482 किलोमीटर। आप देखो दोनों में से मैक्सिमम लेना था ना हमें, रिलेशन में देखो, वी आर सपोज टू टेक द मैक्सिमम ऑफ दिस टू वैल्यू एंड दैट मैक्सिमम इज 536, सो दिस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। और द लास्ट इज लेंथ ऑफ एमडीआर। लेंथ ऑफ एमडीआर, लेंथ ऑफ एमडीआर ये क्या हो जाएगी, इसमें भी दो क्राइटेरिया था। तो पहले था एरिया अपॉन 12.5, एरिया अपॉन 12.5 एंड फिर है दिस इज 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 13400 होल डिवाइडेड बाई 12.5 एंड ये आ जाएगी 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। कितनी हो जाएगी, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स इज 12। चेक कर लो दोनों की वैल्यू। सो 13400 होल डिवाइड बाई 12.5 एंड दिस इज 1072 किलोमीटर। और ये जो आ रही है दिस इज 90 इंटू 12, दिस इज 90 इंटू 12, दिस वैल्यू 1080 किलोमीटर। आप देखो आपके सामने ये हो गया, ये मैक्सिमम आ रही है। तो आप यहाँ पे सोचो अब कि आपने ना हर एक लेंथ का रोड निकाल दिया, हर एक लेंथ ऑफ रोड निकाल दिया, एमडीआर निकल गया,
ये देखो एस निकल गया, NH निकल गया एंड टोटल भी मालूम है। सो यू हैव एवरीथिंग नाउ नोन टू यू। व्हाट शुड आई डू नाउ? तो करेंगे क्या इसमें? अब इन सबको आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको याद होगा क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रूरल। प्राइमरी में क्या, एक्सप्रेस हाईवे एंड नेशनल हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि सिर्फ नेशनल हाईवे ही हमारी प्राइमरी है। अब यहाँ से हम लोग आगे शुरू करते हैं। सो वी कैन राइट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ प्राइमरी रोड में NH प्लस EH, ठीक है, इसकी कितनी आ गई? सो अभी अभी आपने निकाला था, दैट वाज 268 किलोमीटर, ये आ जाएगी प्राइमरी। आगे देखते हैं सेकेंडरी रोड। सेकेंडरी रोड और ये इसमें क्या क्या है, दिस इज NH, सॉरी NH हो चुका है ना, ये हो जाएगा SH एंड MDR। सो आई कैन राइट SH प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR एंड दिस इज इक्वल टू 536 एंड प्लस 1080. What is the value coming? So plus 536, it is 1616 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गई। और वहीं पे अगर मैं बोलूं रूरल रोड, रूरल रोड तो इसके अंदर है क्या क्या, दैट इज ODR एंड प्लस VR, ये है। सो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट टोटल माइनस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो टोटल आपने निकाला था कितना, दैट वाज 10,988 किलोमीटर माइनस ऑफ प्राइमरी कितनी है 268 एंड प्लस 1616, ठीक है, ये आ जाएगी। सो दिस आई कैन राइट माइनस ऑफ 268 1616 and this is coming 9104 किलोमीटर। आई होप कि आपने भी जो सॉल्व किया होगा वो सेम आंसर आया होगा आपका भी, ठीक है। आप देखो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। सो मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिख भी लीजिए, ठीक है। और अगर मिस्टेक किया है तो चेक भी कर लो कि कहाँ मिस्टेक किया आपने। चलो नेक्स्ट है ये फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब इस टॉपिक पे जाकर के अब जैकर कमेटी वाली कहानी पूरी खत्म हो गई है। दिस चैप्टर इज नाउ अबाउट टू फिनिश। एक टॉपिक अब लेफ्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो चलते हैं उस पे आगे। देखो देखो यहाँ पे थे हम लोग, इसके बाद फिर ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया जो कि फिनिश हो गया, फिर हमने पैटर्न डिस्कस किया, फिनिश हो गया पैटर्न, सब आप लिख चुके हैं। और यहाँ से एक आखिरी टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एवरीबॉडी नाउ रीड इट केयरफुली। इट इज़ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। क्या इसका मतलब है कि आप कभी भी जब कोई अलाइनमेंट डिज़ाइन करते हो ना, तो अलाइनमेंट को डिज़ाइन करने से पहले आप इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं ग्राउंड पे। इस सर्वे को 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर लाइन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सेंटर लाइन, आप जो कि जैसे कि आपने सोचा ना कि हमें रोड बनाना है, तो रोड बनाने क्या डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे? नहीं, तो रोड बनाने के लिए हमें कई सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें से एक पार्ट होता है सर्वे का भी। तो बेसिकली आप करते क्या हैं, इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं जो कि 4 स्टेजेस में पूरा होता है। पहले कहलाती है मैप स्टडी, फिर होती है रेकोनेंस सर्वे, फिर होती है प्रीलिमिनरी सर्वे एंड फिर होती है डिटेल्ड सर्वे। आपके सामने ये चारों स्टेज हैं। देखो, बिफोर अ हाईवे अलाइनमेंट इज फाइनलाइज्ड, द इंजीनियरिंग सर्वे आर टू बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज मैप स्टडी। अब देखो नाम से भी क्लियर है मैप स्टडी। मैप स्टडी में करते क्या है,
एक टोपोग्राफिकल मैप लेते हैं और उस पर अलाइनमेंट को ड्रॉ करके देखते हैं कि रोड कैसा होना चाहिए। आप इसको ना बहुत ही प्रैक्टिकली समझना कि एक मैप लिया आपने और मैप पे आपने ड्रॉ किया एक अलाइनमेंट को इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि रिवर, हिल, वैली, इन सब से पास करे, कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन से पास करे और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एरिया से पास करे ताकि पब्लिक उसको यूज कर पाए। तो आप देखो यहां पे द प्रोबेबल अलाइनमेंट्स आर ड्रॉन ऑन topographical map avoiding the valley, pond and the lakes. Approximate location of the breezes and bends are defined and we always pass through the maximum population area so that it should be maximum utilized. ये था पहला स्टेप जिसमें आपने मैप में स्टडी किया और मैप में स्टडी करके आपने अलाइनमेंट को टोपोग्राफिकल मैप पे ड्रॉ कर लिया। ये था पहला स्टेप। जब ये हो गई उसके बाद करते क्या है कि जो भी प्रोबेबल अलाइनमेंट आपने ड्रॉ किए हैं उस अलाइनमेंट पे ग्राउंड पे जाकर के चेक करोगे कि जैसा हमें मैप पे देखा क्या वैसा ही सब कुछ है या कुछ अलग है ग्राउंड पे। इसको बोलते हैं हम लोग रेकोनेंसेस सर्वे। सेकंड स्टेप में क्या है? रेकोनेंसेस। तो आप देखो पहला सेंटेंस में लिख रखा हमने, इट इज डन बाय विजिटिंग द साइट लोकेशन, ऑल रिलेवेंट डिटेल्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल मैप आर कलेक्टेड। तो आप करते क्या हो कि आप, अच्छा रेकोनेंसेस का मतलब भी समझ लो बेसिकली क्या होता है। आप जब ग्राउंड पे जाते हो ना तो पहले डिटेल सर्वे नहीं कर रहे हो आप बस ओवरऑल आइडिया लगा रहे हो। मतलब ग्राउंड पे विजिट करके यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे वैसा होना चाहिए, एक ओवरऑल जिसको बोलते हैं ना हिंदी में तहकीकात करना। आप तहकीकात कर रहे हो वहाँ पे साइट पे जा करके कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा, तो वो जो आप कर रहे हो दिस इज कॉल्ड एज द रेकोनेंसेस सर्वे। इस रेकोनेंसेस सर्वे में आप करते क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ ऐसे डिटेल्स भी होते हैं जिसका जिक्र मैप में नहीं होता। देखो मैप ना कई पुरानी होती है, जैसे मान लो अभी जो मैप आपको मिलेगी 2011 की बनी हुई मैप मिलेगी, लेकिन अभी तो 2020 चल रही है ना, उस समय से आज तक में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके होंगे, वो चेंजेस का जिक्र नहीं होगा मैप में, तो वो आप साइट विजिट करते हो तभी आपको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे देखो रेकोनेंसेस में क्या है, इट इज डन बाय विजिटिंग द साइट लोकेशन, ऑल रिलेवेंट डिटेल्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन मैप आर कलेक्टेड एंड सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कहाँ से कौन सा एग्रीगेट कौन सी क्वेरी से आएगी, सीमेंट कौन सी अवेलेबल है नियर बाई, ठीक है, वाटर, लोकेशन ऑफ द स्टोन्स एंड क्वेरीज, इन सबको डिफाइन कर लेते हो आप रेकोनेंसेस सर्वे के अंदर। फिर सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड मटेरियल, वाटर, लोकेशन ऑफ द स्टोन क्वेरीज। क्या है ना कि जब भी आप रेकोनेंसेस सर्वे करते हो तो उसमें लोकली अवेलेबल मटेरियल कहाँ आप पहले से ही पता लगा लेते हो, कौन कौन सी मटेरियल हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है। सो ये रेकोनेंसेस फिनिश होते ही फिर आपका एक्चुअल सर्वे स्टार्ट होता है जो कि प्रिलिमिनरी एंड डिटेल है। प्रिलिमिनरी में क्या है, आप देखो जितने भी टाइप के आप सर्वे जानते हो ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई रोड बनाना है तो आप उसके लिए चेन सर्वे करोगे, आप उसके लिए लेवलिंग करोगे ताकि आपको कटिंग एंड फिलिंग का आइडिया लगे। इसके अलावा आप एक्चुअल अलाइनमेंट का पता लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप करते हो प्रिलिमिनरी सर्वे में। आप देखो टू कलेक्ट ऑल द नेसेसरी फिजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड सॉइल, ये सब आप इसी प्रिलिमिनरी करोगे। जितने टाइप के सर्वे जैसे चाहे वो ट्रैफिक रिलेटेड हो, सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो, मटेरियल लोकेशन सर्वे हो, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क मटेरियल एंड द अदर कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट। उसके बाद देखो लेवलिंग वर्क, सॉइल सर्वे, मटेरियल लोकेशन सर्वे, उसके बाद ड्रेनेज etc। एंड इन सब को करने के बाद ना एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, फाइनलाइजेशन ऑफ द अलाइनमेंट भी आप इसी में ही कर लेते हैं। क्या कहने का मतलब है कि आपने पहले वाले स्टडी में जो मैप स्टडी किया था ना, तो आपने प्रोबेबल कई सारे अलाइनमेंट ड्रॉ किए। जैसे मान लो मुझे ए प्लेस से बी प्लेस के बीच में रोड बनाना है, तो आपने अलाइनमेंट नंबर ए डिसाइड किया, अलाइनमेंट नंबर पी डिसाइड किया, अलाइनमेंट क्यू, आर, एस, टी, ऐसे कई सारे प्रोबेबल अलाइनमेंट आपने ड्रॉ किए मैप के ऊपर। इन सब का रेकोनेंसेस किया, इन सब का प्रिलिमिनरी सर्वे किया और यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि बेस्ट अलाइनमेंट कौन सी है अमंग द वेरियस अलाइनमेंट विच वी हैव ड्रॉन अंडर दिस मैप स्टडी। मैप स्टडी में कई सारे आपने ड्रॉ किए थे, उसमें से बेस्ट कौन सी है वो फाइनलाइज करना भी इसी प्रिलिमिनरी सर्वे का ही पार्ट है। नाउ व्हेन यू फाइनलाइज द अलाइनमेंट की, नाउ दिस वन इज द एक्चुअल अलाइनमेंट, फाइनलाइज अलाइनमेंट। उसके बाद उस अलाइनमेंट के अलोंग आप उसका डिटेलिंग करते हो। डिटेलिंग में क्या है कि डिटेल कहने का मतलब कि अब आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, तो एग्जैक्ट अलाइनमेंट कहने का मतलब कि सेंटर लाइन का लोकेशन डिसाइड करना कि रोड हमारी किस तरीके से बनाई जाएगी, वो सेंटर लाइन का एस्टैब्लिशमेंट डिटेलिंग का पार्ट है। जितने भी टाइप के डिजाइन हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन हो, ट्रैफिक डिजाइन हो, पेवमेंट डिजाइन हो, वो सब डिजाइन इसी का पार्ट है।
उसके बाद मैं बोलूं कि डिटेल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, उसके अलावा मटेरियल का एस्टिमेशन, सब इसी का पार्ट है जो हमने यहां पर लिख रखा है। यू कैन सी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर लाइन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, टेम्पररी बेंचमार्क सेटअप एट 250 मीटर इंटरवल एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिटेल्ड सॉइल इन्वेस्टिगेशन। सॉइल इन्वेस्टिगेशन ना आपने इसमें भी किया था, लेकिन ये मटेरियल लोकेशन सर्वे था, यहां पे उसी का आप डिटेलिंग कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सीवीआर। फिर देखो डिटेल्ड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज द डीपीआर, ठीक है। आप डीपीआर प्रिपरेशन कर लेते हो यहीं पे, तो डीपीआर यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आउटकम क्या निकला? आप सोचो कि पहले आपने मैप स्टडी किया, फिर रिकॉग्नाइजेंस किया, फिर आपने प्रीलिमिनरी सर्वे किया, फिर डिटेल किया, और जब डिटेलिंग हो गई तो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग डीपीआर, दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये था इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप बोर्ड से इसे लिख लीजिए। ये जो लास्ट में लिखा है ना डिटेल प्रोजेक्ट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीपीआर कहते हैं। चलो अब ना एक आखिरी पार्ट बचा है। आप देखो कि पहले वाले जो मैप स्टडी लिखा ना आपने, इसमें एक चीज मेंशन किया है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। होती क्या है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन? आप जरा सोचो कि जिस पॉपुलेशन एरिया से कोई रोड अगर गुजर रही हो, वहां की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उस जगह पे रोड का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी, मतलब मोर द पॉपुलेशन मोर द यूटिलाइजेशन। लेकिन जब रोड की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ पॉपुलेशन यूज नहीं करता रोड को, रोड की यूटिलिटी इंडस्ट्री के कारण भी होती है, एग्रीकल्चर के कारण भी होती है, और पॉपुलेशन के कारण भी होती है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक है पॉपुलेशन यूज, पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन, एंड दूसरा है इंडस्ट्रियल, एंड तीसरा है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर दोनों को क्लब करके एक ही बार में प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पे एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं कि यूटिलिटी फैक्टर और सैचुरेशन सिस्टम। अब अगले स्लाइड से मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये यूटिलिटी फैक्टर और सैचुरेशन सिस्टम क्या है। आप देखो यहां पे हेडिंग लिखा है मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम और यूटिलिटी फैक्टर। आप समझो जरा, एक इस पार्ट को ना समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो है क्या, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी एरिया से अगर जब रोड गुजरती है तो वो रोड 2 तरीके से यूटिलाइज होगी, मेजरली 2 तरीके से। एक है पब्लिक यूटिलाइजेशन एंड दूसरा है प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन। जो प्रोडक्शन की यूज होती है वो उसके अंदर 2 कैटेगरी है, इट कैन बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट कैन बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल्सो। तो आप ये समझो कि कुछ उसका रोड को यूज तो कुछ पब्लिक करेगी एंड कुछ यूज होगा प्रोडक्शन के कारण, जिसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही आएंगे। और यहीं पे कौन कितना यूज करता है, रोड की कितनी यूजेस होगी, ये हम लोग पर किलोमीटर रेंज में निकालते हैं, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी फैक्टर। अब देखो यहां पे मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम और यूटिलिटी फैक्टर, दिस सिस्टम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम रोड लेंथ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली ऑप्टिमम रोड लेंथ निकालते हो कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रोड लेंथ, ठीक है, फॉर मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। अब इस बात को समझिए, मैंने आपको बताया 2 चीजों पर डिपेंड करता है। आप यहां पे देख लो पहले, इट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, अनदर वन इज प्रोडक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन सर्व्ड बाय द रोड नेटवर्क एंड दूसरा प्रोडक्टिविटी सर्व्ड बाय द रोड नेटवर्क व्हिच इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब कौन कितना यूज करेगा इसका एक आइडिया समझ लो आप, ठीक है। अब ये मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो कि अगर पॉपुलेशन है तो कुछ पॉपुलेशन यूज करेगा, अगर इंडस्ट्री है तो कुछ इंडस्ट्री यूज करेगा। अब जितना भी है एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाता हूं, समझना इसे। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन, ये मैं पॉपुलेशन लिख रहा हूं, चलो इसी को ना समझाता हूं अलग स्लाइड पे, समझना जरा, समझिएगा, आइडिया लगाइएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 2 चीजें थी ना यूटिलिटी फैक्टर में, एक थी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कई सारे रेंजेस हो सकते हैं, जैसे मान लो रेंज ए जिसमें लोग रहते हैं लेस देन 2000, रेंज बी जिसमें लोग रहते हैं 2000 टू 5000, 2000 टू 5000, एंड रेंज सी दैट इज 5000 टू 10,000, ठीक है। और रेंज डी ये है
10,000 या फिर मैं बोलूं मोर देन 10,000, दिस इज मोर देन 10,000, ये ऐसा पॉपुलेशन रेंज है। पहले ना आप ये सोचो कि ए जिसमें कम लोग रह रहे हैं, अगर किसी रोड अलाइनमेंट से, मान लो कि ये रोड की अलाइनमेंट है, यहाँ पे ए कैटेगरी विलेज है, यहाँ पे भी ए कैटेगरी विलेज है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। जरा सोचो कौन सी कैटेगरी की विलेज उस रोड को ज्यादा यूज करेगी, कौन सी कैटेगरी की विलेज उस रोड को कम यूज करेगी। तो इसका आइडिया तो बहुत ही सिंपल है, मैं बोलूं ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा यूटिलाइजेशन, कम पॉपुलेशन कम यूटिलाइजेशन। तो मैं बोलूं सबसे ज्यादा यूज कौन करेगी, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डी का है, इसलिए डी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा किससे, सी से, और सी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा किससे, बी से, और बी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा किससे, ए से। तो सबसे ज्यादा यूज कौन हुआ, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो इसी तरीके से चूंकि आपको पॉपुलेशन मालूम हो गया ना, अब कौन कितना यूज करता है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैं फैक्टर आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, मान लीजिए कि फैक्टर ए का है 0.5, बी का है 1, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जितना ए यूज करेगा उससे काफी ज्यादा बी यूज कर रहा है, तो ये जो फैक्टर है ना B1 वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ऐसे तो समझ लेना आसान है कि डी की पॉपुलेशन ज्यादा तो ज्यादा यूज कर रही है, सी की कम तो डी से कम लेकिन बी से ज्यादा, फिर बी की सी से कम लेकिन ए से ज्यादा, ए की सबसे कम। तो ये कम ज्यादा समझ लेना तो आसान है, लेकिन इसी को एग्जैक्ट आइडिया देने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की जाती है जिसको यूटिलिटी फैक्टर कहते हैं। जैसे देखो ए की वैल्यू है 0.5 दिस, और ये मान लो 2.0 और ये है मान लो 4.0। तो इसका मतलब समझो आप कि जितना ए यूज करता है ना उसका डबल यूज करता है, बी उसका डबल यूज करता है, सी उसका डबल यूज करता है, डी, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको दो चीज और भी बता सकता हूं, ये तो पॉपुलेशन वाली बात थी। अब देखो प्रोडक्शन में दो चीजें आती हैं, एक होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, और एक होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो मैं बोलूं कि इंडस्ट्री यूज करेगा, कितना यूज करेगा इसका भी फैक्टर मैं दे सकता हूं, ठीक है, इसका भी फैक्टर दे सकता हूं। तो आप बता दो क्या इसके बेसिस पे ये पता लगा सकते हो कि व्हाट इज द यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यही कंसर्न होता है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब इसी को समझाने के लिए और भी बेटर तरीके से करना क्या है, हम लोग ना कंपेयर कर लेते हैं। अब इस बात को ऐसे समझो कि जैसा मान लो कि आपने जब मैप स्टडी किया तो आपने अलग अलग कई सारे अलाइनमेंट ड्रॉ कर लिए, कुछ ऐसा मान लो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। मैं बोलूं कि P में अलग अलग नंबर ऑफ विलेजेस मैं बता दूं आपको, Q में, R में, S में, सबका मैंने पॉपुलेशन रेंज दे दिया, सबका इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल सब दे दिया। तो आप इन सब में से बेस्ट कौन है ये डिसाइड करते हो एक फैक्टर के बेसिस पे, और वो है यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। सो वी एक्चुअली कंपेयर द यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास में चार अलग अलग अलाइनमेंट हैं, इसमें निकाल लो कि टोटल यूटिलिटी कितनी है, जो कि इंक्लूड करेगी पॉपुलेशन वाली यूटिलिटी, प्रोडक्शन वाली यूटिलिटी जिसमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों आ जाएंगे, सब मिलाकर के टोटल यूटिलिटी पी की कितनी हुई, सिमिलरली क्यू की कितनी हुई, सिमिलरली आर की कितनी हुई, सिमिलरली एस की कितनी हुई, और उसके बाद सबको अपने अपने लेंथ से डिवाइड कर दो, पी की लेंथ, क्यू की लेंथ, उसे डिवाइड करो, देखो कि यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही है। जिसकी यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ सबसे ज्यादा, वो उतनी ज्यादा यूटिलाइज हो पाएगी। तो अगर बेस्ट अलाइनमेंट डिसाइड करना हो तो जिस अलाइनमेंट की यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो बेस्ट अलाइनमेंट कहलाएगी, जिसकी कम होगी आप इसी तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो, विच वन इज बेटर, विच वन इज सेकंड बेटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ एंड यूटिलिटी फैक्टर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि इसको जो बोर्ड पे समझाया मैंने उसको पहले लिख लेना, और उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप इसको यहाँ पे पहले लिख लो। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस, then write this one also। अब मैंने बोला कि ये जो एरिया आपने पढ़ा है इसमें मैंने आपको बोला कि बेसिकली कंपेयर किसका करना है, यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ का। तो जितने सारे अलाइनमेंट दिए रहेंगे उन सब का यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालना है, और उसके बाद हमें कंपेयर कर लेना है कि किसकी सबसे ग्रेटर आ रही है, और उसके हिसाब से हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 विच इज ऑन पेज नंबर, ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है सेकंड जो नीचे लिखा हुआ 46 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 पे है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लो, ठीक है। मैंने बोला है कि अभी मैं इस वाले चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगली बार से आपको वर्कबुक लेके बैठना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 3 न्यू रोड A, B and C are to be completed in a district during a 5-year plan period using the data given below. Work out the order of priority for phasing. क्या निकालना है? Order of priority. Order of priority for phasing the plan program by the principle of maximum utility per unit length. अब क्या है कि किसमें यूटिलिटी कितना लेना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ो जरा यहाँ पे। अडॉप्ट यूटिलिटी यूनिट 1 किसके लिए? फॉर सर्विंग द विलेज पॉपुलेशन ऑफ रेंज 2000 to 5000। अब यहाँ पे आप रेंज देखो तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है? 2000 to 5000, ये यहाँ पे मिडल वाली रेंज है, इसके लिए हमें 1 लेके चलनी है। उसके बाद क्या लिखा है? और कैटरिंग 1000 टन्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखो प्रोडक्टिविटी 1000 टन्स दिया हुआ है, 1000 टन्स एग्रीकल्चर एंड 1000 टन्स इंडस्ट्री। सो आप देखो 1000 टन्स क्या लिखा है? फॉर कैटरिंग 1000 टन्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसके लिए भी 1 लेके चलना है, मतलब कि पर 1000 टन्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यूटिलिटी फैक्टर 1 हो जाएगी, ठीक है। और पर 100 टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए हमें, अब देखो 1000 टन्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप समझिए पहले 1000 टन्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, डेटा क्या है? इंडस्ट्री का। प्रोडक्टिविटी 1000 टन्स इंडस्ट्री इज 1.2 ऐसा दिया हुआ है। अब यूटिलिटी फैक्टर 100 टन्स के लिए 1 लेके चलना है। आप देखो ना 1 दिया है, 1 किसके किसके लिए? 2000 से 5000 पॉपुलेशन के लिए, 1000 टन्स एग्रीकल्चर के लिए एंड 100 टन्स इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। एंड अज्यूम द अदर डेटा सुटेबली। अब ना पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि पॉपुलेशन में, अब मैंने बताया आपको कि इसका 1 लेना है, इसके लिए 0.5, इसके लिए 2। और आप सोचो जरा कि हर एक विलेज का यूटिलिटी फैक्टर मालूम, और यहाँ पे नंबर ऑफ विलेज दिया हुआ है कि 2000 से कम वाले 10 विलेज हैं। एक विलेज का यूटिलिटी फैक्टर अगर 0.5 तो 10 के लिए 10 × 0.5। सिमिलरली एक के लिए देखो 2000 से 5000 तक के लिए 8 अलग अलग विलेजेस हैं, हर एक विलेज का 1 है यूटिलिटी फैक्टर, तो टोटल कितना हुआ ए के लिए? दैट इज 8 × 1। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 5000 के लिए आप यूटिलिटी फैक्टर 2 लेके चल रहे हो, सो ईच विलेज विल हैव यूटिलिटी फैक्टर 2 एंड वी हैव 3 सच विलेजेस, सो द टोटल यूटिलिटी फॉर ए विल बी 3 × 2। सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी फैक्टर दिया हुआ है पर 1001, we have such 15 number of agricultural units, so 15 × 1 is the total utility on A due to agriculture। इंडस्ट्री के लिए हर एक 100 टन्स पे 1 यूटिलिटी लेना है, तो 1000 टन्स पे कितना हुआ? 10। हर एक 100 टन में एक यूटिलिटी है, तो 1000 टन्स के लिए 10 हो गया। एंड हाउ मेनी सच यूनिट्स वी हैव? 1.2, सो 1.2 × 10। इस तरीके से हम लोग टोटल यूटिलिटी निकालेंगे। बट व्हेन यू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, वी हैव द लेंथ आल्सो नोन टू अस, दैट इज 15 किलोमीटर, सो वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। सो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग इसे अकाउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखो क्वेश्चन नंबर 46 है ये। तो पहले आप इसमें 46 में देखो 2 चीजें हैं। पहला आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है, population, and there are total 3 different ranges of the population given। फिर है production, प्रोडक्शन में भी 2 चीजें हैं। अब यहां पे मैं रेंज लिखता हूं पहले। पॉपुलेशन में जो रेंज है वो है लेस देन 2000, दिस इज लेस देन 2000। फिर है 2000 to 5000, 2000 to 5000। फिर है ग्रेटर देन 5000, ठीक है। 3 अलग अलग रेंज हो गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सो ये है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर कितना टन्स? 1000 टन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। फिर देखो इंडस्ट्रियल, ये भी कितना है? 1000 टन्स।
अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, लेकिन अब आपको ये समझना है कि इन सब में यूटिलिटी फैक्टर कितना लेना चाहिए हमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूटिलिटी फैक्टर। देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे यूटिलिटी फैक्टर, ये समझ लेना है। तो इसके लिए क्या क्या दिया है, 1 समझना जरा। इसके लिए यूटिलिटी फैक्टर है 1, मिडल रेंज 2000 से 5000 के लिए। एग्रीकल्चर के लिए कितना दिया हुआ है, 1। और जो इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री के लिए अलग से मैं लिखता हूं, कितना दिया हुआ है, यूटिलिटी फैक्टर 1, यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 पर 100 टन्स। लेकिन टोटल कितना हमारे पास, 1000 टन्स। तो इसका टोटल कितना बन गया, दैट इज 10। आप जरा सोचो ना, 100 टन में 1 यूनिट आ रही है यूटिलिटी फैक्टर, तो 1000 टन के लिए 10 आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने आपको प्रोडक्शन वाला समझाया। अब थोड़ा आते हैं इस पे, पॉपुलेशन पे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस रेंज से पहले वाले रेंज में आएंगे तो जस्ट हाफ कर देंगे, इस रेंज से नेक्स्ट में आएंगे तो डबल कर देंगे। तो ये कितनी बन जाएगी, दैट इज 0.5, और ये कितनी बन जाएगी, 2। अब आप देखो, आपके सामने यूटिलिटी फैक्टर सब मालूम। अब हमें ये मालूम है कि एक विलेज जिसकी पॉपुलेशन 2000 से कम, उसकी यूटिलिटी फैक्टर 0.5 है। ऐसे ऐसे कितने सारे विलेजेस हैं, 10। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 इंटू 10। ऐसा विलेज 2000 से 5000 वाला जिसका यूटिलिटी फैक्टर 1 है, ऐसे कितने सारे विलेजेस हैं, 8। तो 8 इंटू 1 इज द टोटल फॉर ए। सिमिलरली सब के लिए वर्कआउट करेंगे। तो अब मैं निकालता हूं यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ फॉर ए। यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ फॉर ए के लिए अगर निकालें तो ये कितनी हो जाएगी। सो दिस वी कैन कैलकुलेट, बताना जरा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो आई कैन राइट दिस इज 10 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस ये कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर कितनी हो जाएगी 15 इंटू 1 एंड प्लस 1.2 इंटू कितना यूटिलिटी था, दिस इज 1.2 इंटू 10 हो जाएगी। अच्छा, ये सब यूटिलिटी फैक्टर कैसे आया है बता रखा मैंने। तो ये ना ए रोड की टोटल यूटिलिटी हो गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर। सो वी विल कैलकुलेट दिस, वी आर गेटिंग दिस एज 15। सिमिलरली फॉर बी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे सबके लिए, बाद में फिर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। अभी मैं रिलेशन लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 16 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 1 एंड प्लस 0 इंटू 0 इंटू 10 divided by 12 किलोमीटर। Similarly, we will calculate one more. ये आ जाएगी for C, so ये आ जाएगी, this is 20 into 0.5 plus 10 into 1 plus 2 into 2 plus 20 into 1 and plus 0.8 into 10 होल डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। तो यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, और हम लोग को बेसिकली प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है। तो इसकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ और यहीं से प्रायोरिटाइज हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट this, we can write 10 into 0.5 plus 8 plus 6 plus 15 and plus 12 whole divided by 15. This comes out as 3.06. पहला आया है। दूसरा देखें, 16 into 0.5 plus 3 plus 2 plus 11 and plus 0 whole divided by 12. This comes out as 2.0. तीसरा देखें,
सो ये आ जाएगी 20 इंटू 0.5 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 20 एंड प्लस 0.8 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई 18 एंड दिस इज 2.89। आप देखो ये 3 वैल्यूज आ रखी है और आपको तो मालूम है ना कि यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ जो निकालेंगे वो जो निकाल चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर प्रायोरिटाइज करें तो ये वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले A फिर C एंड फिर B। सो आई कैन राइट A इज मोस्ट प्रायर देन C देन B। A इज मोस्ट प्रायर देन C देन B। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले इसको यहाँ से लिख लो, राइट इट डाउन। यहाँ दिखा देता हूँ पहले। सो राइट इट डाउन हाउ द फैक्टर्स वी हैव अज्यूम्ड। वीडियो पॉज करना है, लिख लेना है। नाउ राइट डाउन यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ and final answer is this। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चैप्टर 1 जो हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थी, जिसको हमने इंट्रोडक्शन कहा था, ये पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, ठीक है। अब जो अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज अ बिग चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।